जब मेरे अमीर माँ बाप मुझे लेने आए, मैंने पिछली जिंदगी जैसा नहीं किया। पिछली बार मैं पालने वाले माँ बाप की मार के अनगिनत घाव चुपचाप सहता रहा था। एक शब्द नहीं बोला था। इस बार मैंने दीवार पर सिर मारकर बेहोश होने का नाटक किया, ताकि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मेरी बुरी हालत देखें। क्योंकि मुझे पहले से पता था कि मेरे पालने वाले माँ बाप ही वो असली गुनहगार थे, जिन्होंने सालों पहले मुझे नकली यंग मास्टर से बदल दिया था। लेकिन मेरे अमीर माँ बाप को इसकी जरा भी खबर नहीं थी। उन्होंने तो उस जोड़े को बहुत बड़ी रकम देकर शुक्रिया भी अदा किया था। इस जिंदगी में उस बुरे पालने वाले जोड़े को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इसलिए जब पालने वाली मां मुझे बुलाने आई, मैंने पूरी तरह नजरअंदाज किया, बेहोशी का नाटक जारी रखा। जैसा सोचा था, कुछ झूठी पुकारों के बाद वो आगे नाटक नहीं कर पाई। जोर जोर से हिलाने लगी, मेरी बाह पर पकड़ कस गई। ठीक उसी पल नीचे से तेज कदमों की आवाज आई। मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स आ गए। पालने वाली मां ने तुरंत हाथ खींच लिया, डर से जम गई। अगले ही पल एक ताकतवर झटके ने उसे दूर धकेल दिया। मेरे बायोलॉजिकल फादर अंदर आए। उनका चेहरा मुझे चिथड़ों में बेहाल आवारा बिल्ली से भी बुरे हाल में देखकर खून खून हो गया। आंखें तुरंत लाल हो गईं। उनके पीछे आई बायोलॉजिकल मदर ल्यू ने मुंह ढक लिया, अविश्वास के आंसुओं के साथ। अगले ही पल एक जोड़े बड़े हाथों ने सावधानी से मुझे उठाया। ये आगोश इतना गर्म था कि दिल हिल गया। जानते हो, पिछली जिंदगी में उन्होंने कभी किसी को गले नहीं लगाया था, यहां तक कि लाडले नकली यंग मास्टर चेन यू को भी नहीं। कभी कभी बस उसका हाथ थामने की हिम्मत करते थे। उन्होंने धीरे से मुझे बटलर वांग को सौंप दिया। लेकिन एक और भी हैरान करने वाला सीन हुआ। बटलर वांग, जो पिछली जिंदगी में हमेशा चेन यू की मदद करता था, अब मुझे थामे था, आंखों में तरस भरा। मैंने तुरंत कान खड़े किए, सुनने की कोशिश की। फादर चेन उस बुरे जोड़े से कैसे निपटेंगे? मेरी बुरी हालत देखकर पिछली जिंदगी वाली बड़ी रकम तो बाहर गई। जैसा सोचा था, फादर चेन ने गुस्सा दबाया। नहीं चाहते थे कि वो दो कमीने मुझ पर नाशुक्री का इल्जाम लगाएं, इसलिए पैसे देने का फैसला रखा। बस रकम पिछली जिंदगी की 1/10 थी। फादर चेन ने ठंडी और हड्डियां जमा देने वाली नजरों से कहा, पालने के लिए शुक्रिया। फिर असिस्टेंट जू के कान में कुछ फुसफुसाया। मैंने तुरंत आंखें बंद कर लीं, सोने का नाटक जारी रखा। कार धीरे धीरे चली। वो लालची जोड़ा, जैसा उम्मीद थी, शिकायत करने लगा कि 10 लाख बहुत कम है। लेकिन असिस्टेंट की एक नजर ने उनकी बोलती बंद कर दी। कार में सन्नाटा छा गया। अचानक फादर चेन की थकी हुई आवाज ने खामोशी तोड़ी। अरु, मुझे पता है तुम श्याओ यू को बहुत चाहती हो, लेकिन श्याओ फान हमारा सगा बेटा है, उसकी कमी जरूर पूरी करनी होगी। मदर चेन की आवाज में थोड़ी शिकायत और जिद थी। बोली कि श्याओ यू भी उनका पाला हुआ बेटा था, लेकिन प्रॉमिस किया कि जो मेरा हक है वो 1 पैसा कम नहीं होगा। फिर मुझे लगा मदर चेन की नजर मुझ पर पड़ी, नर्म हो गई। मेरे मैले चेहरे के पीछे उन्हें यंग चेन जाए की छवि दिखी। मेरा इरादा था सुनते रहूं, लेकिन बटलर की बाहें बहुत गर्म थीं। पहाड़ी रास्ते पर कार हिलती रही। बुखार से अभी अभी उठा जिस्म पहले से कमजोर था, और मैं सच में सो गया। जब आंख खुली तो अगला दिन था। आंखें खोलते ही एक सौम्य सफेद रंग दिखा। ये कहाँ हूं? सिर रगड़ा। तब कल की सारी बातें याद आईं। मर गया था, दोबारा जन्म हुआ, बायोलॉजिकल पेरेंट्स मुझे ले गए। लेकिन ये चैन फैमिली का घर नहीं था। थोड़ा शक हुआ। अचानक हाथ के पीछे एक तेज दर्द हुआ। देखा, आईवी नीडल लगी थी। ब्लड ट्यूब में वापस आ गया था। एक चमकीला लाल धब्बा। लगता है अस्पताल में था। तभी एक नर्स ने दरवाजा खोला। अरे, जाग गए? उसकी आवाज नर्म थी। डर था कि मैं डर न जाऊं। डरो मत बच्चे, तुम्हारे पेरेंट्स को बता दिया है। जो मुझे नहीं पता था वो ये था कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट ने चेन हाउस होल्ड में पहले ही तूफान खड़ा कर दिया था। लॉन्ग टर्म मैल न्यूट्रिशन, पूरे जिस्म पर कई जगह चोट के निशान, राइट आर्म में हल्का फ्रैक्चर, पीठ पर पुराने चाबुक के निशान। रिपोर्ट पढ़कर फादर चेन ने गुस्से में उसे टेबल पर पटक दिया। उन्हें बहुत आसानी से छोड़ दिया। उधर मदर चेन ल्यू ने फादर चेन की बाहों में खुद को समेटकर बेकाबू होकर रो दिया। फादर चेन ने उन्हें थामा, लेकिन आंखों में एक खतरनाक चमक आई। उन्होंने मन में तय किया कि मेरी कमी जरूर पूरी करेंगे। उस कमीने जोड़े को अभी जाने दिया, लेकिन अगर उन्होंने दोबारा हरकत की तो ब्याज समेत वसूल करेंगे। जिस पल में जागा, चेन हाउस होल्ड के डाइनिंग रूम में माहौल अजीब हो गया। बटलर वोंग ने अनाउंस किया कि मैं जाग गया। मेज पर बैठे चारों के एक्सप्रेशंस अलग अलग थे। फादर चेन ने तुरंत खाना खत्म किया, उठे और चले गए। मदर चेन के चेहरे पर घबराहट थी। समझ नहीं आ रहा था कैसे सामना करे। लेकिन उन्हें नहीं दिखा कि उनके सबसे प्यारे बेटे चेन यू की आंखों में एक तेज नफरत की चमक आई। ये वापस क्यों आया? अगर नहीं आता तो मैं इस परिवार का एकमात्र यंग मास्टर होता। अगले ही पल चेन यू मुस्कुराया।
मॉम, क्या छोटा भाई जाग गया? उससे मिलने जाऊंगा। लेकिन मन में सोच रहा था, इस देहाती को समझा दूंगा कि असली मालिक कौन है। उसके जाने की क्या जरूरत है? बड़ी बहन चेन जिंग सामने बैठी थी, तुरंत नाखुश हुई। उसके मन में बस चेन यू ही उसका छोटा भाई था। एक और देहाती की किसे जरूरत थी? लेकिन चेन यू ने बेचारा चेहरा बनाया। लेकिन छोटा भाई बहुत बेचारा है। चेन जिंग का मन तुरंत पिघल गया। उसने फैसला किया, ठीक है, मैं भी चलती हूं। बस इस तरह एक ताकतवर ग्रुप हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। उधर मैं उस लग्जरी हॉस्पिटल रूम में नर्स के लायक गर्म दलिए का आनंद ले रहा था। पिछली जिंदगी में ऐसा कमरा बस तब देखा जब चैन यू बीमार होता था। कियांग्स के घर पर बीमार पड़ा तो मरने की कगार पर था। एक छोटे क्लिनिक में जाना पड़ता था, उसके लिए भी डांट मिलती थी। तकलीफों को याद करके आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। असली यंग मास्टर जैसा मैं बाहर तकलीफें सहता रहा, और चेन यू, एक गुनहगार का बेटा, वो सब एंजॉय करता रहा जो मेरा था। दोबारा जन्म लेकर मैं सब देख चुका था। मदर चेन लियू ने 1 दशक से ज्यादा चैनियों को दुलारा था। उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। लेकिन तो क्या, पिछली जिंदगी में चैनियू ने मुझे कदम कदम रौंदा। यूनिवर्सिटी के बाद उसने मेरी डायरी नकली बनाई। एक लड़की के लिए घर छोड़ने का झूठा बहाना बना दिया। फादर मदर चेन को मुझसे पूरी तरह निराश कर दिया। मेरा मंथली खर्च उसके अलावेंस का 10वां हिस्सा था। पूरी जिंदगी लगा उसकी असलियत देखने में। इस जिंदगी में मेरा प्लान तैयार है। चेन यू, तुम्हारी पूरी बैकिंग मदर चेन का पक्षपात है। जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा है उसे ही मैं तोड़ूंगा। मैं सिर झुकाए दलिया खा रहा था कि हॉस्पिटल रूम का दरवाजा धड़ाम से खुला। शोरगुल मचाता हुआ एक ग्रुप अंदर आया। शाओफान। मदर चेन लियू सबसे पहले मेरे पास दौड़ी, आंखों में फिक्र। फादर चेन एक तरफ खड़े रहे, उनके कड़े चेहरे पर थोड़ी नरमी। लेकिन बहन चेन जिंग सोफा पर धम से बैठ गई। एक एप्पल उठाकर काटने लगी, चेहरे पर तिरस्कार। तो ये है देहाती भाई। फादर चेन ने उसे एक ठंडी नजर दी। वो तुरंत सीधी बैठ गई। लापरवाही का नाटक बंद। मदर चेन ने मेरा हाथ थाम लिया। बस हड्डियां थीं, दिल पर जैसे बोझ पड़ गया। शाओफान, मैं तुम्हारी मां हूं, असली मां। ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी बहन है, और ये तुम्हारे भाई। चैनियों को इंट्रोड्यूस करते हुए वो साफ लुकीं। धीमी आवाज में बताने लगी कि मुझे कैसे चुराया गया और उन्होंने कितनी मेहनत से ढूंढा। सब सुनकर मेरे पतले चेहरे पर असामान्य रूप से बड़ी आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। कांपती आवाज में पूछा, तो माँ बाप मुझे नहीं मारेंगे? मैं स्कूल भी जा सकता हूं? वो आंसू जैसे अभी बिखर जाएंगे। हाँ, सब मिलेगा। मदर चैन खुद को रोक नहीं पाई, मुझे कसकर बाहों में समेट लिया, सिसकने लगीं। लेकिन ठीक उसी पल चेन यू ने देखा कि माहौल ठीक नहीं जा रहा। वो भी बेड के पास दौड़ा। ओह, मेरे बेचारे छोटे भाई। मदर चेन का दिल तुरंत पिघल गया। उसने मुझे छोड़कर चेन यू को दिलासा देने लगी। सबको लगा वो मेरे लिए उदास है। बस मैंने देखा वो चैलेंज भरी नजर जो उसने मेरी तरफ फेंकी। मेरे आंसू तुरंत गिर गए। मॉम, क्या तुमने मुझसे अभी झूठ बोला? मदर चेन चौंक गई, तुरंत चेन यू को छोड़ा। मैं तुमसे कैसे झूठ बोलूंगी? तुम सच में मेरे सगे बेटे हो। लेकिन मेरी आंखों में आंसू और बढ़ गए। लेकिन अभी तुमने कहा कि ये तुम्हारे तीसरे बेटे हैं, लेकिन मैं नहीं हूं, तो तुम मुझसे झूठ बोल रही थीं। मदर चेन घबरा गईं, जल्दी से बोली, तुम मेरे सगे बेटे हो, ये भाई मेरा। मैंने फिर संदेह भरा एक्सप्रेशन दिखाया, कंधे कांपे। सच में? फादर चेन बगल में खड़े ये और नहीं देख सके। उन्होंने सीधे सब बता दिया। बताया कि चेन्यू की बायोलॉजिकल मां ने मुझे बाहर छुड़वाया था। यह सुनते ही मैंने तकिया गले लगाया, मुंह उसमें छुपा लिया। क्या मॉम मुझे नहीं चाहती? क्या उसे ज्यादा पसंद करती हैं? शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। फादर चेन ने तुरंत फैसला किया, मैं चेन फैमिली का बेटा हूं, वो ज्यादा से ज्यादा गोद लिया बेटा है। ये कहकर पलटे और चले गए। ये देखकर मदर चेन को भी बहाना मिला, वो भी निकल गईं। जैसे ही माँ बाप गए, चेन्यू ने तुरंत असली रूप दिखाया। खुश हो गए? अपशकुनी, मेरे मुंह पर चिल्लाया, फिर वो भी भाग गया। बस बहन चेन जिंग कमरे में रह गई। उसने झेंपते हुए सिर खुजलाया। मैं तुम्हारी दूसरी बहन हूं, चेन जिंग। अचानक उसने एक चमकीली मुस्कान दी। अगर आगे से कोई तुम्हें तंग करे तो मुझे बताना, मैं हूं। मैं एक पल के लिए हैरान रहा। पिछली जिंदगी में उसने चेन यू को बचाया था और मुझसे घृणा करती थी। लगता है इस जिंदगी में विक्टिम का नाटक काफी अच्छा चला। मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा। मुझे बाद में पता चला कि उस वक्त मैं दुबला और सांवला था। वो मुस्कान उसकी नजरों में किसी हॉरर मूवी की कर्स्ड डॉल जैसी लगी। उसी पल मदर चेन ने दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटे, डॉक्टर ने कहा तुम ठीक हो, चलते हैं घर। मैंने आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिलाया। जल्द ही सब मिलकर मुझे कार में बिठा दिया। चेन जिंग,
जो हमेशा चैन यू के साथ बैठती थी, इस बार खुद ही मेरे पास आकर बैठ गई। रियर व्यू मिरर में देखा, चैन यू इतने गुस्से से दांत पीस रहा था, नफरत छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये सब फादर चैन ने देखा। उनकी नजर तुरंत ठंडी हो गई। चूहे के जीन्स सच में बेकार होते हैं। कार एस सिटी से गुजरी, रोज गार्डन विला इलाके में घुसी। सामने एक विशाल फ्रेंच स्टाइल कासल दिखा। बटलर पहले से सारे सर्वेंट्स को 2 कतारों में लेकर खड़ा था। यंग मास्टर, घर में स्वागत है। कार का दरवाजा खुला। फादर चैन ने जो मेरे लिए वेलकमिंग सेरेमनी तैयार की थी, वो चौंकाने वाली शानदार थी। वो चाहते थे सब जाने कि चैन फैमिली का असली यंग मास्टर वापस आ गया। फादर चैन और मदर चैन पहले उतरे, फिर चैन यू भी तुरंत उतरा। मैंने चैन यू को देखा। वो सोच रहा था उसके कड़े पिताजी उसे इतनी इज्जत दे रहे हैं। मन में घबराया हुआ था, लेकिन बाहर से शांत, जैसे वो अभी भी चैन फैमिली का एकमात्र यंग मास्टर हो। लेकिन मैं जानता था, चैन फैमिली में सब साफ जानते थे, यंग मास्टर बदलने वाला था। चैन जिंग ने मुझे सिग्नल किया, आखिर में निकलने का इशारा किया। मैं धीरे धीरे कार से उतरा। हालांकि दुबला था, लेकिन पूरे वजूद से एक मालिकाना ऑरा निकल रही थी, वो जन्मजात शाही अंदाज जो छुपाए नहीं छुपता। पिछली जिंदगी में ये सब सोचना भी नहीं होता था। उस जिंदगी में फादर चैन जब मुझे वापस लाए थे, सीधे चैन हाउस होल्ड में धकेल दिया था। किसी ने परवाह नहीं की। आम का फ्रैक्चर जिंदगी भर की तकलीफ छोड़ गया। घर के मुखिया का रवैया सब कुछ तय करता है। पिछली जिंदगी में उन्होंने मेरी कोई कदर नहीं की, तो सर्वेंट्स भी उसी के पीछे चले और लापरवाह हो गए। चैन्यू ने मुझे और रौंदा। मैं और ज्यादा सहमने लगा। वो और ज्यादा बेसब्र होती गए। लेकिन इस जिंदगी में सब अलग है। मैंने पहल की, अपनी कमजोरी से माँ बाप की सहानुभूति जीती। मैं वो असली यंग मास्टर हूं जिसने हर तरह की तकलीफ झेली, सच्चा पीड़ित। और चैन्यू वो बन गया, वो नकली यंग मास्टर जो कमजोर पर जुल्म करता है। सामने खड़े एक्सप्रेसिव चैन्यू को देखकर मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। इस दरवाजे से अंदर कदम रखते ही हमारा हिसाब शुरू होता है। चैन्यू को जैसे एक ठंडक महसूस हुई। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बस मेरा सहमा हुआ चेहरा दिखा। उसके होठों के कोने पर एक मजाकिया मुस्कान आई। देहाती, सच में बेकार। लेकिन ठीक उसी पल बटलर मदर चैन के पास दौड़ा, कान में कुछ फुसफुसाया। मदर चैन की मुस्कान तुरंत जम गई। थोड़ी ऑकवर्ड होकर मुझे खींचती हुई फोर्स स्माइल के साथ बोली, श्याफान, मॉम तुम्हें कमरा दिखाती है। मैं मन में समझ गया, जहां वो ले जा रही थी वो वही गेस्ट रूम था जहां मैं पिछली जिंदगी में 1 दशक से ज्यादा रहा था। लगता था मेरे लिए नया कमरा तैयार करने का वक्त नहीं मिला। चैन हाउस की तीसरी मंजिल यंग मास्टर्स के लिए थी। चैन्यू के कमरे में सिर्फ जगह नहीं थी, एक प्राइवेट वॉक इन क्लॉजेट भी था। पिछली जिंदगी में उसने बेचारे का नाटक करके वो कमरा हथिया लिया था जो ओरिजिनली मेरा था। लेकिन इस जिंदगी में हालात अलग होंगे। जैसा सोचा था, फादर चैन भी पीछे आ गए। उन्होंने सीधे मदर चैन को काटते हुए कहा, यहीं रहेगा, मेरे कमरे को साफ करके नया कमरा तैयार होने तक। मदर चैन रुकी। उनकी आंखों में एक पल घबराहट आई। पलटी तो चैन्यू सीढ़ियों के ऊपर खड़ा दिखा। चैन्यू की आंखें अविश्वास से फटी थीं। मॉम ने तो उससे अग्री किया था, अचानक मन क्यों बदल लिया? वो उस शानदार बेडरूम से निकलना नहीं चाहता था। चाहता था सब जाने कि वो तीसरा यंग मास्टर है। दुर्भाग्य से फादर चैन बोल चुके थे, मदर चैन को मानना पड़ा। मैंने दिलचस्पी से चैन्यू का एक्सप्रेशन देखा, जो शौक से रोष में फिर पूरी तरह बेकाबू हो गया। माँ बाप की मौजूदगी नजरअंदाज करके वो पलटा, अपने कमरे में भागा, धड़ाम से दरवाजा बंद किया, तो आखिरकार काबू खो दिया। मैंने मन में हंसी, लेकिन एक भी पल उसे हल्के में नहीं लिया। एक जहरीले सांप से हमेशा सावधान रहना होता है। फादर चैन का चेहरा राख जैसा हो गया। ठंडे से 3 शब्द निकले, कोई तमीज नहीं। चैन्यू अपने कमरे में बंद था। मन में चाहता था कि मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊं। यहां तक कि अपनी बायोलॉजिकल मां पर भी गुस्सा आया कि उसे उस वक्त डुबो क्यों नहीं दिया। अगर मदर चैन को पता होता कि उसका लाडला गोद लिया बेटा ऐसे घटिया ख्याल रखता है, तो न जाने क्या सोचती। लेकिन जल्दी ही चैन्यू शांत हो गया। मुंह धोया, खुद को कंपोज किया, फिर धीरे धीरे नीचे उतरा। मदर चैन के पास गया, लाल आंखों से धीरे से बोला, मॉम, मैंने गलत किया। अभी छोटे भाई के लिए कमरा खाली कर देता हूं। मदर चैन का दिल तुरंत दर्द से भर गया। उसे बैठाते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटे, नीचे का गेस्ट रूम छोटा नहीं है, अपने कमरे के बारे में तुम खुद डिसाइड करना। फिर मदर चैन बोली, अच्छा, हम तुम्हारे भाई की पढ़ाई की बात कर रहे थे। तुम दोनों की उम्र एक ही है, पुअन स्कूल साथ जा सकते हो। पुअन स्कूल एस सिटी का टॉप एरिस्टोक्रेटिक स्कूल था। यहां न सिर्फ अमीर बल्कि सिटी के टॉप स्टूडेंट्स भी थे। लेकिन ये स्कूल ओरिजिनली सिटी गवर्नमेंट का दिखावा करने का जरिया था। तथाकथित प्योर एकेडमिक एनवायरनमेंट बस स्कूल बोर्ड का एक फसाड था।
इस स्कूल में बस दो तरह के लोग थे, 40% जेन्युइन टॉप स्टूडेंट्स, बाकी 60% एस सिटी के रसूखदारों के बच्चे। सीधे कहें तो फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से कोटाज में एडमिशन। चैन फैमिली के बच्चों के लिए बेशक कोई चिंता नहीं। फादर चैन ने इस स्कूल में बड़ी रकम लगाई थी, ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे परिवार ने इसे बनाया। इसी वजह से पिछली जिंदगी में मुझे इसी स्कूल में सबसे बेरहम बुलिंग झेलनी पड़ी। किसी ने दखल देने की हिम्मत नहीं की। कोल्ड वॉयलेंस, धमकियां, बाथरूम में घेरना, मुझे इतना तड़पाया कि मैं बंद और खामोश हो गया। ग्रेड्स गिर गए, किसी तरह एक सेकेंड ग्रेड यूनिवर्सिटी में नंबर आए। कौन जानता था कि जिंदगी के सबसे बुरे दौर में एक मोड़ आएगा। वहां मेरे मास्टर मिले, ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रोफेसर। उन्होंने देखा कि मैं मेहनती और ईमानदार था, अपना सारा ज्ञान मुझे दिया। तब जाकर मैं अंधेरे से निकला, पूरी जिंदगी की मेडिकल स्किल्स से अनगिनत लोगों को बचाया। अब नियति खुद को दोहरा रही है। वो फिर मुझे पुअन स्कूल भेजना चाहते हैं, उस जगह जो ताकत की भाषा बोलती है। अगर ताकत ही यहां की बात करती है तो इस जिंदगी में देखते हैं बोलने का सच्चा हक किसके पास है। मेरी नजर बर्फ जैसी ठंडी थी, सीधे चैन्यो की तरफ। उसकी आंखों में भी जहरीला रोष था, कोई कमजोरी नहीं दिखाई। पासा पलट चुका है, पर्दा उठ चुका है। इस नए मैदान में देखते हैं कौन फायदा उठाता है। जैसा सोचा था, चैन्यू ने तुरंत मुश्किल खड़ी कर दी। मॉम, पून का करिकुलम बहुत तेजी से चलता है, क्या छोटे भाई ने वहां कभी पढ़ाई की है? चेहरे पर फिक्र थी लेकिन लहजे में कैलकुलेशन टपक रही थी। मदर चैन जैसा उम्मीद थी हिचकिचाई। सही था। जब मैं वापस आया तो स्कूल जाने का कोई निशान नहीं था। वो उस छोटी अटारी पर भी गई थीं जहां मैं रहता था, उम्र से कम के कुछ वर्कबुक्स के अलावा कुछ नहीं। उन्हें शक होने लगा कि क्या मैं सीधे 7th क्लास में जा सकता हूं। मैंने मन में हंसी। ये चाल फिर चैन्यू ने पिछली जिंदगी में भी यही किया था। सबको लगा दिया कि मैं बुरा स्टूडेंट हूं। मुझे 5th क्लास से दोबारा शुरू करना पड़ा। मैं क्लास का सबसे उम्रदराज बच्चा बन गया, हर तरह की आइसोलेशन और बुलिंग झेली, क्योंकि चियांग के माँ बाप नहीं चाहते थे कि मैं उनके बेटे से बेहतर हो जाऊं। पूरे 1 साल स्कूल से बाहर रखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मुझे चुपके से दोस्त टेक्स्ट बुक्स लाकर देते थे। जांग चैंग भी हमेशा 11 साल की उम्र में मुझसे अपना होमवर्क करवाता था। मैंने 7th और 8th ग्रेड का मटेरियल तभी मास्टर कर लिया था। ये सब पिछली जिंदगी में कभी कहने का मौका नहीं मिला। उस वक्त उनकी नजरों में मैं बस एक देहाती था, जाहिल और बेवकूफ। शियाओयू के लगातार सवालों से तंग आकर मदर चेन ने तुरंत फैसला किया होता, लेकिन अब अलग है। मैंने चेन्यू की बढ़ती हुई बुरी नीयत के सामने बिल्कुल साफ दिमाग से जवाब दिया, मॉम, मेरे ग्रेड्स बुरे नहीं हैं। हालांकि 1 साल स्कूल नहीं जाने दिया, लेकिन मैं हमेशा खुद पढ़ता रहा। जैंग चियान का 2nd ग्रेड का होमवर्क भी मैं ही करता था। मेरी आवाज धीरे धीरे नर्म हो गई, छोटे हाथ घुटनों पर कस गए। मैं वैसा नहीं हूं जैसा बड़े भाई ने कहा। आवाज में शिकायत थी, आंखें भर आईं, जैसे बड़ा अन्याय हुआ हो। चैन्यू तुरंत घबरा गया, जल्दी से सफाई देने लगा। मॉम, मैं छोटे भाई पर शक नहीं कर रहा था, बस सोचा उस छोटी जगह की पढ़ाई। फादर मदर चैन को नाराज करने के डर में उसके शब्द उलझ गए। अचानक कुछ और सूझा। इंग्लिश का क्या? पुआन में आधे से ज्यादा क्लासेस इंग्लिश में हैं। क्या छोटे भाई की इंग्लिश काफी है? मुझे डर है समझ नहीं पाएगा। उसने मेरी कमजोरी पकड़ ली और वार किया। इस बार मैंने खंडन नहीं किया, सिर झुकाकर उदासी से बोला, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। अगर पूरा इंग्लिश में पढ़ना पड़े तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन तुरंत सिर उठाया, शांत दिखने की कोशिश की। लेकिन मैं जल्दी सीखता हूं। 8th ग्रेड का एक लेसन के वर्ड्स मुझे एक रात में याद हो जाते हैं। मदर चैन को गंभीरता से देखा, नजर पक्की थी। अगर इस गर्मी में मेहनत करूं तो मिडिल स्कूल जरूर एंटर कर सकता हूं। मदर चैन ने मुझे देखा, आखिरकार मान गई। तुम्हारे लिए बेस्ट इंग्लिश ट्यूटर हायर करूंगी, लेकिन अगले सेमेस्टर कौन से ग्रेड में जाओगे ये 2 महीने बाद टीचर के इवैल्यूएशन पर डिपेंड करेगा। उन्होंने मुझे खुद को साबित करने का मौका दिया। आखिर चैन फैमिली का यंग मास्टर क्लासरूम में बिल्कुल जाहिल तो नहीं हो सकता था। जल्द ही डिनर आ गया, मेज भर गई। वेस्टर्न फूड, हेल्दी क्विजीन, सिचुआन डिशेज, हर किसी की अपनी पसंद। पूरा परिवार एक एक करके बैठा। फादर चैन ने इशारा किया कि मैं उनके बाईं तरफ बैठूं, एक की पोजीशन। लेकिन जैसे ही जाने लगा, चेन्यू ने ठंडे से कहा, यह बड़ी बहन की सीट है। मैं तुरंत रुक गया, चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन जैसे गलत कर दिया। ये देखकर मदर चैन मुस्कुराते हुए पूछा कि मुझे क्या पसंद है। मेरी सेहत खराब थी, खाने पर हमेशा ध्यान देता था, इसलिए धीरे से बोला, मुझे उनके सामने वाली डिश पसंद है। मदर चैन खुश हुई, मुस्कान और नर्म हो गई। तो मेरे पास बैठ जाओ। लेकिन बगल में बैठे चेन्यू ने तुरंत आपत्ति जताई। मॉम, ये मेरी सीट है। फादर चैन ने उसे एक ठंडी नजर दी। चेन्यू तुरंत गला घुटे मुर्गे की तरह दब गया, गुस्सा रोकते हुए थरथराया।
छोटे भाई वहां बैठेगा तो मैं कहाँ बैठूं? उसने शिकायत से मुंह बनाया। मदर चैन को भी अब झुंझलाहट होने लगी। उनका नखरेबाज स्वभाव था। एक दो बार मनाना ठीक, ज्यादा हो तो सब्र टूट जाता। और भी सीट्स हैं, जो पसंद आए बैठ जाओ। ये कहकर उन्होंने सर्वेंट से मेरे लिए उनके पास एक अलग चेयर लगवाई। चेन्यू को बखेड़ा करने का मौका नहीं दिया। चेन्यू जानता था, उसके एक्सप्रेशन से मदर चैन की फीलिंग समझ आती थी, लेकिन कोई चारा नहीं था। उदास होकर मेरे सामने बैठ गया। परिवार के रूल्स सख्त थे, लेकिन कड़े नहीं। मुझे चेन्यू की तकलीफ की कोई परवाह नहीं थी, बस खाना एंजॉय किया। देख करके मेरी फूड टेस्ट उनसे मिलती जुलती है और मैं अच्छे एपेटाइट से खाता हूं। मदर चैन का मेरे प्रति लगाव थोड़ा और बढ़ा। खाना चुप्पी में खत्म हुआ। विला के 2 चक्कर लगाकर पाचन किया, फिर ऊपर जाकर सो गया। अगले दिन जागा। वो कमरा जाना पहचाना भी था और अजनबी भी। वही बिस्तर, लेकिन मूड बिल्कुल अलग। पिछली जिंदगी में मार खाते, डांट सुनते एक बेचारे की तरह था। रातों रात सबसे अमीर परिवार का यंग मास्टर बन गया था। वो खुशी और डर दिल में देर तक गूंजती रही थी। लेकिन अब उतार चढ़ाव झेलने के बाद अमीरों की जिंदगी के बारे में कोई भ्रम नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि नियति को स्वीकार कर लूंगा। जिस पल से दोबारा जन्म लिया, शपथ ली थी, चेन्यू को दिखाऊंगा कि उस घोंसला चुराने वाली कोयल को कि चेन फैमिली का असली यंग मास्टर कौन है। चाबी थी मदर चेन लियू के पास। जब तक वो चेन्यू को दुलारती रहेंगी, वो अहंकारी रहेगा। हालांकि फादर चेन का भी कहना था, लेकिन वो मदर चेन को इस छोटी सी बात पर बेइज्जत नहीं करेंगे। सब सोचकर रास्ता साफ हो गया। पिछली जिंदगी के लगभग 30 साल के अनुभव से लैस होकर बस चेन्यू को इस जिंदगी में कैसे नहीं हराऊंगा। फायदा मेरे पास है। अभी स्थिति को पूरी तरह पलटना होगा। सबसे जरूरी काम फेवर जीतने के अलावा है ठीक होना। ये जिस्म जो 10 साल से कमजोर है, पिछली जिंदगी जैसा नहीं होने दूंगा, जहां लाइलाज बीमारियां छोड़ गई थी। लेकिन किस बहाने से अपनी मेडिकल स्किल्स दिखाऊं? एक 12 साल के बच्चे के पास प्रिस्क्रिप्शन कहां से आएगी? मैं गहरी सोच में डूब गया। जाने दो, अभी ये सब नहीं सोचूंगा। जरूरी काम है नाश्ते के लिए नीचे जाना। सेहत सबसे पहले है, कोई भी मील नहीं छोड़ूंगा। अभी 6 बज गए थे। डाइनिंग रूम में सर्वेंट्स के अलावा कोई नहीं था। मुझे कोई फिक्र नहीं, ठीक से खाना सबसे जरूरी था। मुझे पता था चैन फैमिली में नाश्ता एक इंपॉर्टेंट सोशल ओकेजन था, लेकिन पिछली जिंदगी में मैं एक बाहरी की तरह था। बोलने की हिम्मत नहीं, सवालों के जवाब नहीं दे पाता। चैन यू से तिरस्कृत भी होता था। धीरे धीरे नाश्ते की मेज पर जाना ही बंद कर दिया था। ऐसा करने से फादर चैन बहुत नाखुश होते थे। यादें एक तरफ रखी, किचन की तरफ चल दिया। शेफ एक भव्य नाश्ता तैयार कर रही थी, चाइनीज और वेस्टर्न दोनों। हर चीज थी जो सोच सको। मुझे देखते ही उसने जल्दी से स्पून रख दी। 4th यंग मास्टर, क्या खाएंगे? शेफ का रवैया बेहद रिस्पेक्टफुल था। कल जो कुछ हुआ चैन हाउस होल्ड में ऊपर से नीचे तक सबने देखा था। सबको समझ आ गया था कि ये नया आया 4th यंग मास्टर कोई साधारण नहीं है। यहां तक कि 3rd यंग मास्टर चैन यू भी, जो हमेशा सबके ऊपर रहता था, बड़ा नुकसान झेल गया। कौन लापरवाही करने की हिम्मत करेगा? शेफ की आंखों में थोड़ी चापलूसी भी दिखी। लगता था दलिया पका रही थी। मैंने लापरवाही से पूछा, आज सुबह कौन सा दलिया बना रही हो? सुनकर शेफ तुरंत खुश हो गई। वो हेल्दी याम दलिया जो मैडम और यंग मास्टर अक्सर पीते हैं। तो एक बोल दे दो। मैं पलटकर डाइनिंग रूम में आ गया। कल वाली सीट पर बैठ गया। शेफ जल्दी से गर्म बोल दलिया लेकर आई। सावधानी से पूछा, यंग मास्टर कुछ और चाहिए? नहीं शुक्रिया, एक बोल काफी है, मैंने धैर्य से जवाब दिया। स्पून उठाया, दलिया हिलाने लगा। तभी देखा शेफ अभी भी वहीं खड़ी है। मैंने सिर टेढ़ा किया, अब किचन में जाकर काम करो। तब जाकर वो आज्ञाकारी होकर किचन में गई। उसकी पीठ देखकर एक जाना पहचाना एहसास हुआ। पिछली जिंदगी में पूरे चैन फैमिली में बस यही एक इंसान था जिसने मुझे गर्माहट दी। कोई खास काबिल नहीं थी, बस डिजर्ट्स बनाने का शानदार हुनर था। कृतज्ञ थी और एहसान चुकाना चाहती थी। चैन फैमिली में हर मास्टर को बेनिफैक्टर समझती थी, मुझ जैसे बेकद्र सगे बेटे को भी। पिछली जिंदगी में मेरा खाना इसी के चुपके से ख्याल रखने की वजह से होता था। ये एहसान याद है। छोटे छोटे घूंट में दलिया पिया। अभी भी वही जाना पहचाना हल्का स्वाद। ये मदर चैन की पसंदीदा डिश थी। यही दलिया मैंने पिछली जिंदगी में अक्सर पिया था। एक गर्म बोल से पेट भरा, जिस्म को तुरंत ताजगी आ गई। दौड़ने जाना चाहता था, लेकिन ये जिस्म अभी बहुत कमजोर था। हालांकि जल्दी उठने की आदत पड़ चुकी थी। दौड़ नहीं सकते तो चलना भी ठीक है। बोल रखा ही था कि फादर चैन स्पोर्ट्सवेयर में नीचे आते दिखे। हैरान होकर देखा, इतने जल्दी जाग गए? सामने खाली बोल देखा। अभी 7 बजे थे। आदत हो गई है, मैंने शांति से जवाब दिया। उन्हें अचानक याद आया कि मेरे पास फोन भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं। कपड़े भी बटलर ने अस्थायी रूप से दिए थे। भवें चढ़ गईं। आवाज में गिल्ट था। आज अपनी मां के साथ जाकर कुछ खरीद लेना। फोन, कंप्यूटर, कपड़े, जूते, जो चाहो। जी, मैंने आज्ञाकारी होकर जवाब दिया। वो मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए जाने वाले थे। मैं उनके पीछे चल दिया।
उन्होंने पलटकर पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैंने बेबसी से कहा, गार्डन में टहलने, डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने को कहा है। उनकी आंखों में संतुष्टि की एक चमक दिखी। 40 साल से ज्यादा से सेल्फ डिसिप्लिन रहने वाले इंसान, अभी भी मेल सेलिब्रिटीज जैसी फिजीक। इस बार कुछ नहीं बोले, पलटकर बाहर दौड़ गए। मैं गार्डन में धीरे धीरे टहला, बहुत हल्की मॉर्निंग एक्सरसाइज। एक चक्कर में माथे पर पसीना आ गया। इस कमजोर जिस्म के लिए इतना काफी था। कमरे में वापस आया, हाथ मुंह धोया, सूखे कपड़े पहने फिर नीचे आया। अब तक डाइनिंग रूम भर गया था। मुझे उतरते देख चेन यू ने तुरंत मजाक उड़ाने का मौका लिया। छोटे भाई, अब उठे, हमारे घर में सब बहुत जल्दी उठते हैं। मैं मुंह खोलता उससे पहले फादर चेन ने काटा, शाओफैन खाना खा चुके हैं, मुझसे पहले उठे। उनकी आवाज में हल्की हंसी थी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। चेन यू ने मुझे एक तेज नफरत भरी नजर दी, चुपचाप गुस्से में खाने लगा। फादर चेन ने सबके मौजूद होने का फायदा उठाकर कहा कि मदर चेन मुझे मॉल ले जाएं। तब जाकर मदर चेन को अपनी चूक का एहसास हुआ। जल्दी से बोली कि खाने के बाद जाएंगे। ये सुनकर चेन यू ने तुरंत कहा कि वो भी जाएगा। मन में सोचा, ये अच्छा मौका है, देखो ये देहाती इस दुनिया से कितना अनजान है। चेन जिंग ने भी जाने की बात कही। मदर चेन उत्साहित हो गई, तो सब साथ चलते हैं, पूरे परिवार की शॉपिंग हो जाएगी। तभी फादर चेन ने अचानक मुझे बुलाया। वेस्ट पॉकेट से एक ब्लैक कार्ड निकाली। तुम्हारे सिबलिंग्स जैसी कार्ड अभी रेडी नहीं थी, अभी के लिए ये रखो, जो चाहो खरीदो, पिछले 10-12 सालों का उधार है, एक साथ पूरा करूंगा। मैंने ब्लैक कार्ड थाम ली, दिल हिल गया। ये दुनिया के 3 सबसे बड़े बैंक्स का जॉइंटली इशूड ब्लैक कार्ड था। इसे रखने के लिए एसेट्स चौंका देने वाली होनी जरूरी थी। पिछली जिंदगी में ये कार्ड बस मदर चैन के पास देखी थी। यहां तक कि सबसे लाडले चैन यू को भी खर्च के लिए माँ बाप से मांगना पड़ता था। चैन जिंग हैरान थी, लेकिन उसे ठीक भी लगा। लेकिन बगल में चैन यू की आंखें फटी रह गईं। छुपाया नहीं जा सकता, शौक और गुस्सा। एक ब्लैक कार्ड जिसे वो सपने में भी नहीं देख सकता था। इतने गुस्से से खाने का मन नहीं रहा। 2-4 औपचारिक शब्द बोलकर बहाना बनाया, कपड़े बदलने का कहकर अपने कमरे में चला गया। बेशक दूसरी मंजिल का गेस्ट रूम, तीसरी मंजिल का उसका कमरा अब मेरा था। सामान से ठसाठस भरा वो छोटा कमरा देखकर कुछ अच्छा नहीं लगा। बिस्तर पर रखी गुड़िया उठाई, गुस्से से फेंकता रहा। मन की भड़ास निकाली, फिर शांत हुआ, बिस्तर पर बैठ गया। मन में खतरनाक प्लान धीरे धीरे शेप लेने लगा। उसी वक्त चिंजिंग और मैं लिविंग रूम में टीवी देखते हुए मदर का इंतजार कर रहे थे। वो रिमोट लिए क्या लगाएं समझ नहीं आ रहा था। आखिर एक एंटरटेनमेंट शो चुना। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, मैं बस एक आज्ञाकारी और समझदार बच्चे की भूमिका निभाना चाहता था। ये ऑकवर्ड खामोशी ज्यादा नहीं चली। मदर आखिरकार कस्टम डिजाइनर बैग लेकर नीचे आईं। चिन्यू ने भी टाइमिंग बिल्कुल सही रखी। अपना दरवाजा खोला, सीढ़ियों पर मदर से मिला, बाह में बाह डाली, नीचे उतरते हुए गहरे माँ बेटे के प्यार का नाटक करने लगा। हम उनके पीछे बाहर निकले। चिंजिंग ने नेचुरली मदर का बैग थाम लिया। मदर ने हल्की मुस्कान दी। वो बस पड़ोस की लेडीज को दिखाना चाहती थीं कि 2 बेटे साथ हैं और एक खूबसूरत बेटी बैग उठाए है। 20 मिनट बाद एक सिंह मॉल पहुंचे। ड्राइवर के रुकते ही बगल की कार से 4 बॉडीगार्ड्स निकले, हमारी कार के पास खड़े हो गए। उनके प्रोफेशनल डिमीनर ने तुरंत राहगीरों का ध्यान खींचा, लेकिन हमारा पूरा परिवार इसका आदी था। शांत चेहरों से मॉल में घुसे। मेरे लिए बॉडीगार्ड्स की सुरक्षा में शॉपिंग का ये एहसास थोड़ा नया था। कौन जानता था कि बगल में खड़े चिन्यू को जब देखा कि ये सीन मुझे जरा भी इंटिमिडेट नहीं कर रहा तो निराशा छा गई। लेकिन उसने तुरंत एक शैतानी मुस्कान दी। उसे लगा असली शो भी आना है। आज वो मुझे दिखाकर रहेगा कि असली यंग मास्टर कौन है। हम जल्दी ही एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में घुसे। स्टोर मैनेजर बहुत तजुर्बेकार था। एक नज़र में मदर की हाई स्टेटस समझ गया। गर्मजोशी से वेलकम किया, लेकिन मदर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरी तरफ मुड़कर बोली, बेटे देखो, जो पसंद हो बताओ। ये कहने के बाद मैनेजर की तरफ मुड़ी, लेटेस्ट सब प्रोडक्ट्स निकालो। मैनेजर वीआईपी रूम में ले जाना चाहता था, लेकिन मुझे ये झंझट नहीं था। मैंने सीधे दीवार पर लगे पोस्टर की तरफ उंगली की। कोई जरूरत नहीं, पोस्टर पर जो लेटेस्ट फोन, टैबलेट और कंप्यूटर हैं, एक एक चाहिए, सबसे हाई कॉन्फ़िगरेशन। फिर मदर की तरफ पलटकर एक समझदार मुस्कान दी, मॉम कोई झंझट नहीं, ये ठीक है। जैसा सोचा था, मदर बहुत खुश हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स चुनने से ज्यादा वो अपने फेवरेट ब्रांड्स ब्राउज करना पसंद करती थी। मैनेजर ने जल्दी से सब पैक किया। मदर ने ब्लैक कार्ड निकाली, स्वाइप साइन, एक स्मूथ मोशन में सब हो गया। हम निकले तो मैनेजर ने राहत की सांस ली। अगली जगह मदर की पसंदीदा लग्जरी फैशन स्टोर थी। इस बार सीधे वीआईपी रूम में ले जाया गया। मैं बिना कुछ बोले पीछे पीछे गया। मदर ने कॉफी पी, कैटलॉग पलटा, एक ही बार में 12 से ज्यादा आउटफिट्स ऑर्डर किए। ऊपर देखकर मैनेजर से बोली, शियायू के लिए नहीं, मेरे छोटे बेटे के लिए। मैनेजर ने जल्दी से मेरी मेजरमेंट्स ली। मन में सोचा,
इतने दुबले हैं, बस सबसे छोटा साइज ही आएगा। जल्दी ही एक रैक कपड़े आ गई। मदर ने खुद एक आउटफिट चुना, मुझे धीरे से बोला कि जाकर पहनूं। फिटिंग रूम में गया, मिरर में बिल्कुल नए खुद को देखा। मन में हैरानी हुई, जैसा सोचा था दुनिया के टॉप डिजाइनर का ये आउटफिट। मेरी शक्ल भी एक अमीर यंग मास्टर जैसी लगने लगी। बाहर आया, मदर बहुत खुश थी। तुरंत दूसरा आउटफिट थमाया। बस ऐसे ही कई स्टाइल्स के कई आउटफिट्स ट्राई किए। उस पल मुझे अचानक चिन्यू का यंग मास्टर की स्टेटस से इतना ऑब्सेशन समझ आया। बगल में चिन्यू जलन से बेचैन था, मां के पास जाकर नए कपड़ों की मांग करने लगा। मदर ने लापरवाही से उसे भी 2 आउटफिट्स चुन दिए। जिस पल मैं एक ब्लैक स्पोर्ट्सवेयर सेट में बाहर आया, मदर का एक्सप्रेशन बदल गया। पहले उन्होंने मेरे लिए लाइट ब्लू सोचा था, लेकिन मेरा पीला रंग देखकर ब्लैक में बदल दिया। ठीक उसी पल मदर को अचानक कुछ याद आया। उनका एक्सप्रेशन थोड़ा बदला। अगले महीने की 15 तारीख को पुराने घर में रेगुलर फैमिली गैदरिंग है। संयोग से दूसरी आंट का बर्थडे भी है। बड़ा जश्न नहीं होगा, लेकिन एक छोटी पार्टी जरूर होगी। शायद ये मेरी सबके सामने पहली ऑफिशियल अपीयरेंस होगी। मदर ने मेरी दुबली फिगर देखी। मन में बस 2 ख्याल आए। पहला, मुझे अच्छा खिलाना होगा। दूसरा, कुछ सूट्स ऑर्डर करने होंगे। तुरंत एक आइडिया आया, लेकिन ये चीजें तुरंत की जरूरत हल नहीं करती। इसलिए पलटकर मैनेजर को बहन की मेजरमेंट्स के हिसाब से निर्देश दिए, कुछ वुमेन्स आउटफिट्स लाओ। चिन्यू और मेरे कपड़े ट्राई करने के बाद मदर ने बहन को खींचकर कपड़े बदलवाने लगी। ये देखकर चिन्यू को लगा उसका मौका आ गया। उसने नीचे फोन देखने का नाटक किया, फिर कंसर्न भरे चेहरे के साथ मां के पास दौड़ा। मॉम, शाओदेंग भी मॉल में है। मैं अपने छोटे भाई को उससे मिलवाना चाहता हूं। मां ये सुनकर खुश हो गई। मना कैसे करती? वो चाहती थी कि चेनयू मुझे एस सिटी के 2nd जनरेशन के सोशल सर्कल में इंट्रोड्यूस करें। मां को अग्री करते देख उसने मेरा जवाब सुने बिना ही मेरी कलाई पकड़ी और बाहर की तरफ दौड़ा। मां हम दोनों को जाते देखकर मुस्कुराईं और सोचा बच्चे बड़े हो गए, अब मां के साथ शॉपिंग करना पसंद नहीं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं बस इसलिए जा रहा था क्योंकि मैं इतना कमजोर था कि उसकी पकड़ छुड़ा नहीं सकता था। सबके सामने सीन भी नहीं बनाना था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मन में सोचा, चलो देखते हैं पूरी सुबह से जो प्लान सोच रहा था वो आखिर क्या है। वो मुझे पागलों की तरह घसीटते हुए दूसरी लग्जरी स्टोर में घुस गया। इस स्टोर में मेनली हैंडबैग्स, वॉचेस और कुछ हाई एंड टेलर्ड क्लोथिंग थी। चेनियो ने झुंझलाकर मेरा हाथ छोड़ा और हांफते हुए खड़ा हो गया। स्टोर के बीच में एक लड़का था, हाई एंड कस्टम मेड ग्रीन शर्ट में 2 बॉडीगार्ड्स के साथ। शाओदेंग, चेनियो ने उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा और आंख मारी। यही वो छोटा भाई है जिसके बारे में बताया था, अभी अभी घर आया है। डूजीदैंग तुरंत समझ गया, फौरन एक घमंडी रवैया ओढ़ लिया। तो ये है चेन फैमिली का देहाती छोटा भाई? उसके लहजे में तिरस्कार और नफरत टपक रही थी। अंकल चेन और आंट लेरू ऐसे बदसूरत बेटे को कैसे पाल लिया? उसकी नजर स्टोर में घूमी और आकर मेरे चेहरे पर टिक गई। देहाती, इस जगह आने की हिम्मत कैसे हुई? यहां की सबसे सस्ती चीज भी तेरे बस की नहीं। कहकर वो मुंह पर हाथ रखकर जोर से हंसने लगा। चेनयू भी मुस्कुराते हुए साथ हो गया। मैं तुरंत समझ गया, ये कोई बिना सोचे समझे किया काम नहीं था। ये सब पहले से प्लान था। बस मुझे जलील करना था, मुझ में हीन भावना भरनी थी ताकि मैं आगे से उनसे झगड़ने की हिम्मत ना करूं। तो ठीक है, मैं भी खेलता हूं। मैंने तुरंत नजरें झुका ली, एक ऐसे बच्चे की ऑकवर्ड सी अदा अपनाई जिसने दुनिया नहीं देखी। मैं बड़े भाई के साथ आया हूं। चेनयू बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक बेहद खुश हो गया। चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई, लेकिन उसे नहीं दिखी मेरी झुकी आंखों में वो ठंडी बेपरवाह मुस्कान। चेनयू ने नकली हमदर्दी से कहा, शाओदेंग, मेरे छोटे भाई से ऐसे मत बोलो। इसने दुनिया नहीं देखी। इन लग्जरी आइटम्स को खरीदने के पैसे भी नहीं है इसके पास। जुबान से माफी, चेहरे से मजाक। बिल्कुल वैसा ही जैसा सोचा था, वही पुरानी घटिया चाल। मैं अंदर से हंसा, लेकिन ऊपर से डरा सहमा चेहरा बनाए रखा। बड़े भाई सही कह रहे हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने सिर और झुका लिया, लेकिन डू जीडैंग ने दबाव बढ़ाया। मुझे बेवकूफ बना रहे हो? चैन फैमिली का सबसे लाडला 4th यंग मास्टर हो, ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते? भविष्य में चैन फैमिली का नाम कैसे लोगे? चैन फैमिली की नाक कटवाओगे। पिछली जिंदगी में मैं इतने दबाव में पूरी तरह टूट चुका होता, लेकिन अब मैं उनकी सस्ती चालें देख चुका था। बचकाना है, मैंने सोचा मन ही मन मुस्कुराते हुए। तय किया, खेल जारी रखूंगा। अगले ही पल मैंने अचानक सिर उठाया। आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़। अगर मैं खरीद लूं तो क्या मैं चैन फैमिली का सदस्य कहलाने का हक पा जाऊंगा? तो फिर मैं खरीदूंगा।
मेरी छोटी सी फिगर उनके सामने खड़ी थी, इस तथाकथित डिग्निटी से अपमान का सामना करते हुए। डू जिडैंग हंसने ही वाला था। अमीर यंग मास्टर होने का मतलब सिर्फ एक लग्जरी आइटम खरीदना समझते हो? श्याओ यू और मेरे 1 महीने के अलाउंस से कई चीजें आ जाती हैं। तुम्हारे पास क्या है? चेन यू ने स्मगली साथ दिया। उसे एक जरूरी बात याद नहीं रही। मुझे और भी मजा आ रहा था, लेकिन मैं अपना पाठ खेलता रहा। उकसाए जाने से घबराए हुए का एक्सप्रेशन दिया, चेहरे पर शर्म आई, इधर उधर बेबसी से देखा। स्टाफ सब नजरें चुरा रहे थे, जैसे कुछ देखा ही नहीं। डू जिडैंग को लगा सही वक्त है आखिरी वार करने का। मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दे और चेन यू का एहसान भी हो जाए। समझ नहीं आया तो मैं ही चुन देता हूं, कहते हुए वो स्टोर में घूमने लगा। ये और वो सब रैप कर दो। स्टाफ को सब कुछ पैक करने का इशारा किया। फिर ज्वेलरी सेक्शन की तरफ बढ़ा। वहां एक छोटा टुकड़ा भी लाखों का था। मन में सोचा, पैसे तो चेन यू देगा, उसकी बैकिंग है, डर किस बात का। डिस्प्ले केस में एक मेंस नेकलेस की तरफ इशारा किया, और ये नेकलेस भी। वो नेकलेस ऐसा था जिसे डू जिडैंग खुद अपने माँ बाप से मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे पूरा यकीन था इस बार मेरा सेल्फ एस्टीम पूरी तरह तोड़ देगा। रुका, पलटा, मेरे पास आया। 4th यंग मास्टर चैन, मैंने आधी दुकान चुन दी, अब पे करने का वक्त है। उसकी आंखों में चैलेंज था, जैसे कह रहा हो मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं, क्या कर लोगे? चेन यू ने तुरंत आग में घी डाला। नकली घबराहट से बोला, अरे शाओडेंग, ये सब बहुत महंगा है, कहीं मेरे छोटे भाई के पास पैसे ना हो। फिर मेरी तरफ मुड़कर मुश्किल में पड़े बड़े भाई का नाटक किया। छोटे भाई, तुमने मुसीबत कर दी, सब रैप हो गया है, अब वापस भी नहीं होगा। पैसे नहीं है तो मां के पास जाना पड़ेगा, मां जरूर गुस्सा होंगी। बिल्कुल एक अच्छे बड़े भाई जैसा लग रहा था, छोटे भाई की वजह से परेशान घबराया हुआ। अब मुझे इन पर और वक्त बर्बाद नहीं करना था। चेहरे से गुस्सा और बेबसी एक पल में गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसा एक्सप्रेशन आया, शांत, बेपरवाह, बहते पानी जैसा। मैंने बगल में खड़े स्टोर मैनेजर की तरफ नजर डाली, आलस से मुंह खोला। कार्ड कहां स्वाइप करूं? अगले ही पल जेब से कार्ड निकाली, एक ब्लैक कार्ड, जिसे देखते ही सबके एक्सप्रेशन बदल गए। चेन यू को तुरंत होश आया। याद आया, आज सुबह फादर चेन ने मुझे ब्लैक कार्ड दी थी, बस इसलिए कि मेरे रिएक्शन में कोई बदलाव नहीं आया था, वो खुद भूल गया था। उसकी सारी मेहनत बेकार गई। मुझे बेइज्जत करना तो दूर, उसने उल्टा स्टोर में एक अमीर इंसान की इमेज बना दी। एक यंग मास्टर की शान, आसपास के कस्टमर्स की नजरें बदल गईं। ये ब्लैक कार्ड है। एस सिटी में चैन सरनेम के साथ ब्लैक कार्ड सिर्फ एक ही फैमिली हो सकती है। उस फैमिली का ड्रामा देखने की हिम्मत किसे थी? भीड़ तुरंत छट गई। सबसे ज्यादा हैरान डू जिडांग था। उसे सच में लगा था मैं बस एक देहाती हूं। ये नहीं सोचा था कि चैन फैमिली ने मुझे ब्लैक कार्ड दे दी होगी, जो प्रिविलेज चैन यू को भी नहीं मिली। उसने अभी जो किया वो सब याद आया। पूरा जिस्म ढीला पड़ गया, 2 कदम पीछे हट गया। आज न सिर्फ मुझे जलील करने का प्लान फेल हुआ, बल्कि वो खुद सबके सामने हंसी का पात्र बन गया। और इससे भी बड़ी बात, चैन फैमिली की नजर में चैन यू से ज्यादा मेरी अहमियत थी। अगर उसके बाप को पता चला तो शायद वो उसे मार ही डाले। चेहरे का रंग उड़ गया, डर से भर गया। तभी अचानक वो टूट गया। चैन यू की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाया। ये सब चैन यू का आइडिया था। उसने कल रात वीचैट पर बोला था, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, बड़े दिल वाले इंसान हो, मेरी गलती माफ कर दो। चैन यू के चेहरे पर शौक छा गया। ये नहीं सोचा था कि उसका ये अच्छा दोस्त सबके सामने उसे बेच देगा। आसपास के लोगों ने सुना, मन में आह भरी। मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं खुद स्टोर में घूमने लगा। एक डस्टी रोज क्रोकोडाइल लेदर बैग पर नजर पड़ी। लगा ये बैग आज मां की ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच करेगी। स्टाफ को बोला, ये भी रैप कर दो। स्टोर मैनेजर के चेहरे पर खुशी छलक रही थी। ये पेरिस हेडक्वार्टर्स से भेजा गया नया आइटम था, अभी किसी मैगजीन में भी नहीं आया था। इसे बेच दे तो अगले क्वार्टर में प्रमोशन पक्का। तभी मां बहन के साथ स्टोर में आई, पीछे 4 बॉडीगार्ड्स। माहौल अजीब लगा। एक नजर में दोनों बेटे दिख गए। कुछ नहीं हुआ मॉम, मेरी आवाज में मासूमियत थी। भाई और उनके दोस्त मुझे शॉपिंग करा रहे थे। बोल रहे थे कि चैन फैमिली के लोगों को ढेर सारी चीजें खरीदनी चाहिए, तभी स्टेटस के लायक लगते हैं। मां ने ये सुनते ही एक्सप्रेशन बदल लिया। वो सालों से हाई सोसाइटी में रही थी, इन चालों को ना समझें ये हो नहीं सकता। ठंडे से नाक से आवाज निकाली, लेकिन सबके सामने चैन यू को नहीं डांटा। इसके बजाय डू जिडांग की तरफ मुड़ी। डू फैमिली में बेटे को इस तरह पाला जाता है? लगता है चैन फैमिली को डू फैमिली के साथ अपनी पार्टनरशिप पर दोबारा सोचना चाहिए। डू जिडांग के घुटने कांप गए, लगभग गिर ही पड़ता। मैडम, ऐसा नहीं है, ये सब शाओ यू ने बस। मां ने तुरंत काटा, गुस्से से मेरी तरफ देखा। दूसरों के बहकावे में मत आया करो। चैन फैमिली के यंग मास्टर को कोई ये नहीं सिखाएगा कि कैसे रहना है। गुस्सा अभी भी था, चिंता के शब्द भी कड़े लहजे में निकले। मैंने जल्दी से मां को मनाने की कोशिश की। मॉम, गुस्सा मत होइए,
डू यंग मास्टर ने जो चीजें चुनी हैं सब अच्छी हैं, मुझे सच में इनकी जरूरत थी। देखा अभी भी नाराज है। मुस्कुराकर क्रोकोडाइल लेदर बैग की तरफ इशारा किया। मॉम, ये बैग आप पर कितनी अच्छी लगेगी, आपके लिए गिफ्ट लिया है, नापसंद तो नहीं करेंगी। उम्मीद के मुताबिक माँ का ध्यान बट गया। बैग सच में बहुत खूबसूरत था और ये स्टाइल उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे मन में हमेशा उनका ख्याल रहता है, ये देखकर दिल का गुस्सा थोड़ा दब गया। लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं होना था। माँ की नजर बगल में गई, जहां चेन्यू सिर झुकाए खड़ा था, एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं। एक बेबस गुस्सा उनके अंदर उठा। अपना खून नहीं है। आखिरकार ये उनका अपना खून नहीं था। ये ख्याल पहली बार उनके मन में आया। मुझे साफ पता था चेन्यू को एक झटके में नहीं हटाया जा सकता। जब तक ऐसी कुछ और घटनाएं ना हों जो उन्हें दिखा दें कि चेन्यू उनकी उम्मीदों से कितना दूर है, तब तक वो खुद ब खुद उससे निराश हो जाएंगे। अभी चेन्यू एक बटेर की तरह दुबका खड़ा था, हिलने की हिम्मत नहीं। माँ का मिजाज वैसे तो अच्छा था, लेकिन एक बार गुस्सा हो जाए तो उसके नतीजे वो भोगना नहीं चाहता था। इसलिए चेन्यू बस पछतावे का नाटक करता रहा कि शायद सजा थोड़ी हल्की हो। चेनजिंग बगल में चुपचाप खड़ी थी, एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं। उसे लगा चेन्यू ने इस बार सच में हद पार कर दी। उसे याद आया मेरे घर आने से पहले चेन्यू ने उसके कान में मुझे बुरा भला कहा था। ये पर्सनालिटी चेन फैमिली जैसी बिल्कुल नहीं थी। चेन फैमिली ने हमेशा खुले और ईमानदार तरीके से बिजनेस किया था। ये बात उसने बचपन से जानी थी। लेकिन आज की घटना ने उसके मन में इस छोटे भाई के प्रति एक नाराजगी भर दी। माँ ने देखा कि स्टाफ सब आइटम्स रैप कर चुकी है, मेरा हाथ थामा और बाहर निकल गई। शॉपिंग का सारा अच्छा मूड जा चुका था। गाड़ी जल्दी से मैनर वापस पहुंची। घर में घुसते ही माँ ने ठंडे लहजे में चेन्यू से कहा, ऊपर आओ मेरे साथ। चेन्यू काम गया, हाथ पैर सुन्न हो गए। धीरे धीरे ऊपर चला गया। लिविंग रूम में बस चेंजिंग और मैं रह गए और सामान का एक ढेर। मैंने शांति से पैकेजेस खोलने शुरू किए। चेंजिंग मन में सोचने लगी, इनका मिजाज बहुत अच्छा है, इतना होने के बाद भी गुस्सा नहीं। उसे क्या पता था मैं क्या सोच रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था किसने चीजें चुनी। डूजिदांग का टेस्ट सच में बुरा नहीं था। पिछली जिंदगी में उसने और चेन्यू ने मुझे खूब तंग किया था, लेकिन इस जिंदगी में पिछली जिंदगी के सारे अफसोस पूरे करने हैं। ना सिर्फ अपने मास्टर को बचाना है, बल्कि चेन फैमिली का एक कामयाब यंग मास्टर भी बनना है। और वैसे भी ये चीजें मुझे खुद तो खरीदनी नहीं पड़ी। उसी वक्त चेंजिंग मुझे तसल्ली देना चाहती थी। तुम ठीक हो? थोड़ी ऑकवर्डनेस थी। आखिर मिले ही 3 दिन हुए थे। मैंने इधर उधर देखा। हाँ, मुझसे ही पूछ रही हैं। मैं ठीक हूं। आवाज हल्की थी। उसे दूसरा टॉपिक नहीं सूझा। बस बोली, अच्छा है, मैं ऊपर जाती हूं, कहकर 3-3 सीढ़ियां चढ़ती हुई भाग गई। उसी वक्त ऊपर के कमरे में माँ एक चीज लाउंज पर लेटी थीं, हाथ माथे पर, चेहरे पर थकान। चेन्यू के घुटने कांप गए। वो फौरन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। माँ बच्चों को पालने में बहुत सख्त थी। बड़ी और दूसरी बेटी दोनों बहुत अच्छी तरह पली थी। बस ये एक सामने वाला बेकार। जितना सोचती थी उतना गुस्सा आता था। चेन्यू ने माँ की तरफ झांका, चेहरा और काला होता जा रहा था। हिलने की हिम्मत नहीं हुई। याद आया आखिरी बार 2 साल पहले सजा मिली थी। एक बैंक्वेट में बहक गया था, सबने मजाक उड़ाया था। उस बार पूरी रात घुटनों पर बैठे रहना पड़ा था। माँ ने आंखें बंद करके थकी आवाज में पूछा, बताओ कहाँ गलती हुई? चेन्यू ने अभी भी ब्लेम दूसरे पर डाला। सोचा इससे सजा हल्की होगी। तंग करने दिया। माँ को इतना गुस्सा आया कि हंसी निकल गई। होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। अगर तुमने हाँ ना की होती तो उसे चेन फैमिली के किसी सदस्य को तंग करने की हिम्मत कहां से आती? माँ की आवाज में गुस्से की आग थी। पहली बार उन्होंने एक ठंडी सांस ली। मन में सोचा, क्या चेन्यू को चेन फैमिली में रखना गलती थी? लगता है अभी तक गलती नहीं समझी। जाओ कमरे में घुटनों पर बैठो, जब समझ जाओ तो किसी को भेजकर बताना। मॉम, मैं गलत था। चेन्यू घबराकर रोने लगा। नहीं चाहता था कि सर्वेंट्स उसे घुटनों पर बैठे देखे। मुझे डू जितिंग को अपने छोटे भाई को तंग नहीं करने देना चाहिए था। मुझे बस जलन हुई। डैड ने उसे ब्लैक कार्ड दे दी, मेरे पास तो एक भी नहीं है। असल में वो रोने का नाटक कर रहा था। माँ ने मन में एक आह भरी। लगता है चेन्यू को अभी भी अपनी पोजीशन का अंदाजा नहीं। क्या उसे नहीं दिख रहा कि फादर चैन इस सगे बेटे से कितने खुश हैं? पिछली जिंदगी से ये पॉइंट बिल्कुल अलग था। इस जिंदगी में फादर चैन के मन में मेरे लिए गिल्ट भरा था। वो एटिक में सिमटा हुआ मेरा वो चेहरा बार बार याद आता था, उनका कर्ज याद दिलाता था। इसके अलावा मैं दूसरों के सामने बेहद शालीन था, जिससे सब खुश थे। इस पल माँ अनजाने में चेन्यू और मेरी तुलना करने लगी। चेन्यू जानबूझकर सजा धजा था, लेकिन चेहरे की कमियां छुपाना मुश्किल था। मैं दुबला जरूर था, लेकिन एक क्लासिक सुंदरता थी। माँ ने मन में सोचा, ये उनकी और फादर चैन की परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। सामने चेन्यू को जितना देखती थी उतना कम देखने का मन करता था। इसलिए उस रोने धोने वाले चेहरे को देखकर माँ का सब्र टूट गया। अभी नहीं समझे तो और सोचो,
मैं थक गई हूं, जाओ। चेन्यू इस बार पूरी तरह हैरान रह गया। सोचा था थोड़ा रो धोकर माँ की हमदर्दी मिल जाएगी, बचकानी गलती माफ हो जाएगी, लेकिन माँ की रिएक्शन बिल्कुल उम्मीद से परे थी। घबरा गया। उसका सबसे बड़ा सपोर्ट अब उसकी बात सुनना नहीं चाहता था। मायूस होकर जमीन से उठा, मौका देखकर चुपचाप अपने कमरे में वापस घुस गया। उसे लगा मामला खत्म हुआ, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, माँ ने फोन उठाया, सीधे बटलर को कॉल किया। एक रिंग में उठा लिया। मैडम, क्या हुक्म है? आज से थर्ड यंग मास्टर की बाहर आने जाने पर रोक है। मेरी इजाजत के बिना एक कदम बाहर नहीं, कोई मिलने भी नहीं आएगा, कहकर माँ ने फोन रख दिया। तब जाकर वो दोबारा लेट गई, बर्बाद हुई ऊर्जा वापस लाने के लिए। उस शाम फादर चेन लौटे। तुरंत महसूस हुआ घर का माहौल थोड़ा अजीब है, लेकिन जब पता चला कि ली वरू ने चेन्यू की किसी गलती की सजा दी है तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा। फादर चेन आमतौर पर घर के मामलों में दखल नहीं देते थे और बच्चों को डिसिप्लिन करना एक आम बात थी, इसलिए चेन फैमिली के खाने का माहौल फिर भी ठीक रहा। बस चेन्यू अपने कमरे में भूखा अकेले तड़प रहा था। जल्द ही वो दिन आ गया जब मुझे कास्ट उतरवाने हॉस्पिटल जाना था। ली वरू मेरे साथ आई। डॉक्टर ने जल्दी से काम किया, मेरी बाह की हड्डी का विकास देखा, सफाई से कास्ट उतार दिया। लेकिन ली वरू का हॉस्पिटल से जाने का मन नहीं था। लगा ये जिस्म सच में बहुत कमजोर है। डॉक्टर से पूरी चेकअप कराऊंगी ताकि कुछ सलाह मिले, लेकिन मेरे मन में कुछ और प्लान था। पिछली जिंदगी में मेरा जिस्म बुरी तरह कमजोर हो गया था, लेकिन मास्टर ने 2 साल ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से मुझे 70-80% ठीक कर दिया था। इसलिए मैंने ल्यूरू से बात की। मॉम, असल में मुझे जिस्म को ठीक करने का एक बहुत अच्छा तरीका पता है। ल्यूरू को साफ यकीन नहीं हुआ। अगर सच में कोई तरीका होता तो अभी इस हाल में क्यों होते? सच में है मॉम, जब मैं छोटा था तो एक बार बहुत बीमार पड़ा था, लगभग बच नहीं पाता। उस वक्त कस्बे के एक बूढ़े ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर ने मुझ पर तरस खाकर मुफ्त में नुस्खा दिया। उन्हें डर था कि मेरे पालने वाले माँ बाप महंगी दवाइयां नहीं खरीदेंगे, इसलिए सारी चीजें सस्ती वाली कर दी थीं। 1 महीने में ही बहुत बेहतर लगा। अगर दवा जारी रहती तो और फायदा होता, लेकिन उन्हें हर महीने का खर्च दिखा तो कंजूसी कर ली। मुझे ठीक देखकर दवा बंद करवा दी। उस डॉक्टर ने यह भी कहा था, आगे चलकर पैसे हों तो नुस्खे की सस्ती चीजें वापस असली कर लेना, असर और भी अच्छा होगा। ये सुनकर ल्यूरू थोड़ी सोच में पड़ गई। संयोग से एस में मेरी जान पहचान के एक बहुत मशहूर बूढ़े ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर हैं। शायद श्याओ फान को वहां ले जाना ठीक रहेगा। वो बूढ़े डॉक्टर शहर के दक्षिण में एक पुराने कोर्टयार्ड हाउस में रहते थे। ल्यूरू मुझे लेकर दरवाजे पर पहुंची, घंटी बजाई, अंदर से कोई खोले इंतजार करने लगी। जल्दी ही एक छोटी लड़की बाहर आई और आगे आगे चलने लगी। मैं चलते हुए घर को देखता रहा। मुख्यतः लकड़ी से बना, बीच बीच में हरी ईंटें। हाल के सालों का डिजाइन नहीं लगता था, जरूर कोई पुराना घर होगा, लेकिन लकड़ी के बीम बिल्कुल सड़े नहीं थे, जरूर बेहतरीन लकड़ी इस्तेमाल हुई होगी। सोचा ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर का परिवार है, इतनी दौलत के लिए मेडिकल स्किल्स जरूर लाजवाब होंगी। बस पता नहीं मेरे मास्टर से कैसे कंपेयर होंगे। पिछली जिंदगी में मास्टर की मेडिकल स्किल्स मैंने कभी किसी को उनके बराबर नहीं देखा, लेकिन मास्टर की जिंदगी सच में बहुत दुखद थी। इस परिवार जैसी भरी पूरी संपत्ति उनके पास कहां? तीनों जल्दी से छोटा कोर्टयार्ड पार करके एक शांत कमरे के सामने आ गए। ग्रैंडपा, मैडम चेन आई हैं। लड़की ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ। अंदर से एक दमदार आवाज आई। तीनों को देखकर एल्डर डॉक्टर शिया ने हाथ में लिया ब्रश रख दिया, भारी पलकें उठाई, चेहरे की झुर्रियां भी उनकी एनर्जी छुपा नहीं पा रही थीं। मैडम चैन आज फिर हेल्थ प्रिजर्वेशन के बारे में पूछने आई हैं। ल्यूरू ने सीधे बात की। आज मेरे बेटे को दिखाने आई हूं। ये बच्चा बाहर बहुत मुश्किलें झेल चुका है, जिस्म बहुत कमजोर है। आप जैसा जानकार, सबसे माहिर डॉक्टर आपके पास आई तभी तसल्ली होगी। एल्डर डॉक्टर ने मुझे देखकर मुस्कुराया। बेटे, इस कुर्सी पर बैठो, नब्ज देखता हूं। मैं आज्ञाकारी होकर बैठ गया, अपनी पतली कलाई पल्स पिलो पर रखी। थोड़ी देर में एल्डर डॉक्टर शिया ने हाथ हटाया। आवाज नरम थी। बेटे, क्या पहले अक्सर भूखे रहते थे? उनके सवाल की पुष्टि की। नब्ज से पेट की बीमारी पकड़ लेना, इस कमजोर जिस्म के पीछे छुपी बात, ये कुछ तो हुनर था। एल्डर डॉक्टर शिया के मन में एक प्लान बन चुका था। उन्होंने ब्रश उठाया और नुस्खा लिखने लगे। मैं बगल में खड़ा होकर देखने लगा। ये नुस्खा उस नुस्खे से कंपेयर करना था जो मैंने कुछ दिन पहले खुद के लिए सोचा था। एल्डर डॉक्टर का नुस्खा ची और ब्लड को पोषण देने का एक पुराना फॉर्मूला था। डोजेज भी मेरी कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट किया गया था, लेकिन अगर इसमें एस्ट्रोगैलस रूट भी शामिल हो जाए तो पोषण का असर और भी बेहतर होगा। ये नुस्खा उस नुस्खे जैसा है जो उस बूढ़े डॉक्टर ने पहले दिया था, लेकिन उनके नुस्खे में एक चीज और थी। ये सुनते ही एल्डर डॉक्टर की पुतलियां फैल गईं। जल्दी से पूछा, और क्या था बताओ। मैंने साफ जवाब दिया।
उस बूढ़े डॉक्टर के नुस्खे में एस्ट्रागैलिस रूट भी था। हाँ, बिल्कुल सही, ये क्यों नहीं सोचा मैंने। एस्ट्रागैलिस रूट भी ची और ब्लड को पोषण देता है। इसे डालने से बाकी हर्ब्स से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। एल्डर डॉक्टर खुशी से कांपते हुए पूछा, यंग मास्टर चेन, ये नुस्खा किसने दिया था? मुझे अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी बात से वो इतने उत्साहित हो जाएंगे। कुछ साल पहले एक छोटे कस्बे के बूढ़े ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन डॉक्टर ने दिया था, लेकिन वो अब नहीं है। ये सुनकर एल्डर डॉक्टर की आंखों में जो उम्मीद की चमक थी वो धीमी पड़ गई। जाने दो मास्टर, ऐसा होता है, मिल जाए तो नसीब, ना मिले तो नहीं मिलता। परिवार के पुराने नुस्खे में सुधार हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। एल्डर डॉक्टर की सलाह से लगा अब धीरे धीरे परिवार को ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन सीखने के लिए मनाने की कोशिश कर सकता हूं। लेकिन हेल्थ प्लान शुरू करने से पहले एक भूली हुई चीज आ गई। चेन फैमिली ने मेरे लिए इंग्लिश ट्यूटर रख दी। पिछली जिंदगी में चेन यू की धमकी और मैनिपुलेशन से उस इंग्लिश ट्यूटर ने मुझे बिल्कुल अजीब प्रोनाउंसिएशन सिखाई। मैंने वैसे ही बोलना सीखा। नतीजा, फादर और मदर चेन के सामने एक बेकार अजीब सी ब्रिटिश इंग्लिश निकली। इससे वो बेहद निराश हुए। सोचा 12 साल बाहर रहने से ये बच्चा पूरी तरह बर्बाद हो गया है। इसी वजह से पिछली जिंदगी में मेरा एकेडमिक कॉन्फिडेंस टूट गया था। जैसे ही स्कूल शुरू हुआ, इंग्लिश टीचर पूरा लेक्चर इंग्लिश में देने लगी। पूरा जिस्म असहज हो जाता था। जब तक करिकुलम के साथ कदम मिलाना सीखा, बहुत देर हो चुकी थी। घर में चैन यू और उसके चमचे भी लगातार तंग करते रहते थे, स्कूल में भी। ऐसे में रूह बार बार टूटती और जुड़ती रही कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तक। चैन यू कॉलेज मुझसे 2 साल पहले गया था, फिर भी उसका साया मुझसे गया नहीं। पता नहीं इस जिंदगी में भी चैन यू पिछले जैसी चाले चलेगा या नहीं, लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं। चैन यू का इंतजार है मुझे। इस तरह जब भी वो मुझे तंग करे, मैं मौका देखकर पलटवार कर सकता हूं। अगले दिन पूरा परिवार साथ नाश्ता कर रहा था। शाओफैन, तुम्हारी टीचर थोड़ी देर में घर आएगी, घबराना नहीं, सख्त नहीं है। मैंने कई लोगों का इंटरव्यू लिया, लगा उनके तरीके तुम्हारे लिए उतने सही नहीं होंगे। ये सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। पिछली जिंदगी में माँ ने कोई इंटरव्यू नहीं लिया था, सीधे ट्रेनिंग इंडस्ट्री की एक गोल्ड मेडल टीचर को चुन लिया था, बिना मेरी सिचुएशन सोचे। ये जिंग यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस की 3rd ईयर की स्टूडेंट है। पहले मेरी एक इन्वेस्टेड कंपनी में इंटर्न इंटरप्रेटर थी। संयोग से एस सिटी वापस आ गई तो मैंने कांटेक्ट किया। माँ को डर था कि मुझे स्टूडेंट ट्यूटर भरोसेमंद नहीं लगेगा, इसलिए आगे बोली, ये बच्ची मिली हुई है मुझसे, बहुत रेयर है, फॉरेन लैंग्वेज जीनियस कह सकते हैं। मुझे लगा एक स्टूडेंट से सीखने पर उसके तरीके तुम्हारे ज्यादा काम आएंगे। मैं सच में हैरान हो गया। आने वाली इंग्लिश क्लास का मुझे इंतजार होने लगा, छन यू की चालों की वजह से नहीं। लिविंग रूम में इंग्लिश टीचर का इंतजार करता रहा। कुछ दिन पहले ही किताबें देख चुका था। 7th ग्रेड की पहली 2 बुक्स सेल्फ स्टडी भी कर ली थी। लेसन के बाद वोकैबुलरी लिस्ट देख रहा था कि लिविंग रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। आइए। दरवाजा खुला। दोनों भारी दरवाजे धीरे धीरे दोनों तरफ खुले। एक दुबली सी फिगर ड्रेस में वहां खड़ी थी। पीछे सुबह के 9 बजे की धूप। उसे देखकर लगा जैसे पूरी रोशनी उस पर आ गई हो। एक पल के लिए मैं रुक गया। सोचा था माँ ने मेरे लिए अच्छी टीचर ढूंढी, यही बड़ी बात है, लेकिन इतनी खूबसूरत होंगी ये नहीं सोचा था। हेलो, मैं टीचर सू हूं। सू नान शू ने यही इंट्रोड्यूस किया। स्टूडेंट छन फैन, मैंने आपकी एकेडमिक प्रोग्रेस के बारे में थोड़ा जाना है, लेकिन असल लेवल टेस्ट करना होगा। जी टीचर। मैंने इसी लेसन के लिए खूब तैयारी की थी। बस वैसे ही वो पूछती रही, मैं जवाब देता रहा। 11th ग्रेड के कंटेंट तक पहुंचे, तब समझ आया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अभी थोड़े अनक्लियर हैं। वर्ब टेंसेस में गलती हो जाती है। सू नान शू को मेरे लेवल का अंदाजा हो गया। वो मेरी सीखने की क्षमता देखकर हैरान भी थीं। मैडम छन के मुताबिक मैं हमेशा एक दूर दराज के कस्बे में रहा हूं। फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में कस्बे और शहर में बड़ा फर्क होता है, लेकिन मैंने अभी एलिमेंट्री स्कूल ही खत्म किया था, फिर भी 11th ग्रेड की ग्रामर कमांड कर रहा था। खुद की मेहनत और सेल्फ स्टडी के अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्प्रिहेंशन और लर्निंग एबिलिटी भी इसकी वजह थी। वो हैरान थी। सू नान शू की गाइडेंस में मेरी ऑलरेडी एक्सीलेंट लर्निंग एबिलिटी एक बार फिर क्वालिटेटिवली बेहतर हो गई। ये उतार चढ़ाव भरी गर्मियों की छुट्टी आखिरकार खत्म होने वाली थी। आज सू नान शू का छन फैमिली में आखिरी लेसन था और माँ का मेरी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट करने का वक्त भी आ गया था। सुबह 6:30 बजे मैं रोज की तरह स्पोर्ट्स वेयर में नीचे एक्सरसाइज करने जा रहा था। 1 महीने से ज्यादा रेस्ट के बाद जिस्म काफी मजबूत हो गया था। मॉर्निंग वर्कआउट खत्म करके बाथरूम में जल्दी से शावर लिया, फिर नीचे परिवार के साथ नाश्ते के लिए आया। नीचे आया तो सब खाना शुरू कर चुके थे। माँ ने मुझे आते देखकर तुरंत शेफ के दलिया की तारीफ की। शाओफैन, आज का दलिया बहुत अच्छा है। मैंने मुस्कुराकर कुर्सी खींची और बैठ गया। एक किताब में पढ़ा था, इस तरीके से खाना पेट के लिए अच्छा होता है। एक पुरानी किताब में अभी के मेथड से अलग एक तरीका था।
मैंने सोचा शेफ को ट्राई करवाता हूं। उम्मीद नहीं थी कि सच में बेहतर लगेगा। एक एक छोटे चम्मच से दलिया खाता रहा, सबकी बातें सुनता रहा। माँ ने सिर तिरछा करके देखा। शाओफैन, आज आखिरी क्लास के बाद मेरे पास आ जाना, तभी टेस्ट होगा, पहले से तैयारी कर लेना। ये सुनकर छन यू ने मन ही मन दुआ की कि मैंने कुछ नहीं सीखा हो। इन दिनों वो मुझे तंग करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन अगर मैं खुद से फेल हो जाऊं तो उसका क्या दोष। जी माँ, मैं तैयार हूं, बस आ जाइए। ठीक है, आज का लेसन बस यहीं। सू नान शू ने द इकोनॉमिस्ट का वो आर्टिकल रख दिया जो अभी एक्सप्लेन कर रही थी। इस महीने वो लगातार मेरी लर्निंग प्रोग्रेस के हिसाब से टीचिंग प्लान एडजस्ट कर रही थी। मेरी लर्निंग एबिलिटी इतनी तेज थी कि ऑर्डिनरी लोगों से बहुत आगे निकल जाती थी। खुद उन्हें बचपन से जीनियस कहा जाता रहा था, लेकिन वो भी मानती थी। अगर मैं बचपन से छन फैमिली में रहता तो शायद मुझे भी जीनियस कहा जाता, लेकिन जीनियस की ऑरा आसानी से दबती नहीं। 1 महीने से ज्यादा की पढ़ाई में मेरी एबिलिटीज खुद ब खुद उभरने लगी थी। सू नान शू ने एक सैटिस्फाइड नजर डाली। मन में सोचा, उनके हाथों से एक फॉरेन लैंग्वेज जीनियस तैयार हुआ। एक गर्व और संतोष का एहसास था। तुम्हारा लेवल अब एवरेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से भी ऊपर है। माँ अभी टेस्ट करने आएंगी, घबराना नहीं, प्रोफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी वक्त माँ ने अंदाजा लगाया कि वक्त हो गया है। तैयार मटीरियल्स लेकर लिविंग रूम में आई। तैयार हो? मेरे हाँ कहने पर ली यूरू ने डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठ गई। टेस्ट 2 हिस्सों में होगा। पहले मैं तुम्हें PA1 स्कूल का 9th ग्रेड का एक ऐसे दूंगी, सबसे फ्लुएंट स्पोकन लैंग्वेज में पढ़ना है। दूसरे में तुमसे डायरेक्टली इंग्लिश में बात करूंगी, फुल्ली इंग्लिश टॉट क्लास सिमुलेट होगी। जी माँ, तैयार हूं। मैं बिल्कुल शांत था। माँ के इन दोनों टेस्ट के लिए शू नान शू ने मुझे रेगुलरली ट्रेन किया था। मुझे पूरा यकीन था कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेबल से पेपर उठाया, एक बार नजर घुमाई, तैयार था। स्टैंडर्ड ब्रिटिश एक्सेंट में जोर से पढ़ना शुरू किया। लियूरू को उम्मीद नहीं थी कि मैं पूरा पढ़ पाऊंगा, बस मिस्टेक्स की संख्या काबू में रहे यही पास था। लेकिन अब मेरे शानदार परफॉर्मेंस ने लियूरू को पूरी तरह चौंका दिया। मेरे लिए उनकी उम्मीदें और बढ़ गईं। आखिरकार आखिरी शब्द मेरे मुंह से निकला। मां के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान देखकर समझ गया कि पहली मंजिल पार हो गई। लियूरू ने संतोष से सिर हिलाया। मेरा परफॉर्मेंस उनकी उम्मीद से परे था। दूसरी मंजिल इतनी आसान नहीं, तैयार हो? मेरे सिर हिलाने पर वो फ्लुएंट इंग्लिश में बात करने लगी। मैंने पहले कभी लियूरू को इंग्लिश बोलते नहीं सुना था। उनकी फ्लुएंट अमेरिकन एक्सेंट सुनकर मैं चौंक गया। पिछली जिंदगी में जितनी अमेरिकन मूवीज देखी थीं, बस उतना ही लेवल था। बगल में खड़ी शू नान शू ने लियूरू की बढ़ती तेज स्पीड और प्रोफेशनल वोकैबुलरी देखी तो उसे भी मेरी चिंता हुई। वोकैबुलरी और प्रोनंसिएशन थोड़े वक्त में सुधर सकते हैं, लेकिन लियूरू जैसी कॉन्वर्सेशनल एबिलिटी इतने कम समय में हासिल करना साफ नामुमकिन था। लियूरू ने देखा मेरी रिस्पॉन्स स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। मेरी एबिलिटी का अंदाजा हो गया, बात रोक दी। मकसद मेरा हौसला तोड़ना नहीं था और मेरा परफॉर्मेंस पहले से ही उनकी उम्मीद से बहुत आगे था। उस पल मैं गहरे शौक में था। तो लियूरू इतनी काबिल है? मन में उनकी इमेज हमेशा एक डिटैच्ड वेल्दी लेडी की थी। मेरा हैरान और उदास एक्सप्रेशन देखकर लियूरू ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, पास हो। बगल में शू नान शू ने सही वक्त पर कहा, सीनियर, आप तो वैसे ही हैं, मेरे स्टूडेंट का हौसला तोड़ दिया। शू नान शू की आवाज में हल्की छेड़खानी थी। लियूरू ने हैरानी से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है जूनियर ने एडवांस स्टडीज पूरी कर ली हैं। हाँ, एक्सेप्टेंस लेटर कुछ दिन पहले आया। सीनियर के पास आने से पहले थोड़ी पॉकेट मनी कमा लो। शू नान शू ने मजाक में कहा। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, तुम्हारा लेवल हम दोनों की उम्मीद से आगे है। तुम्हारी माँ एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी के डिबेट क्लब की गोल्ड मेडल मेंबर रही हैं। उन्हें आर्ग्यू करके हराना मुझसे भी नहीं होगा। शू नान शू की ये बात सुनकर मैंने राहत की सांस ली। टेस्ट खत्म हुआ, यानी मैं नॉर्मली PA1 स्कूल में 7th ग्रेड में एनरोल कर सकता था। लेकिन एक चीज ने ये प्लान थोड़ा आगे खिसका दिया, चेन फैमिली का बैंक्वेट। ये फैमिली बैंक्वेट चेन फैमिली में मेरी पहली ऑफिशियल अपीयरेंस थी, इसलिए कुछ क्लोज रिलेशंस वाले दूसरे क्लैंस को भी इनवाइट किया गया था, सब पुराने एस्टैब्लिश्ड फैमिलीज। उसी वक्त दूसरी मंजिल पर चेन यू के कमरे में लियूरू उसके लिए पार्टी का सूट चुन रही थी। मॉम, मतलब लियू फैमिली भी इस फैमिली बैंक्वेट में होगी? चेन यू ने बेयकीनी से पूछा। उसका रिएक्शन देखकर लियूरू समझ गए कि कुछ बातें साफ करनी होंगी। उन्होंने डिजाइन टीम को कमरे से बाहर भेज दिया। नरम मुस्कुराता चेहरा एकदम गंभीर हो गया। चेन यू, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। लियू रुआन को पसंद करते हो, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। लियू रुआन का नाम सुनते ही चेन यू की आंखें चौड़ी हो गईं, नजरें हिल गईं। साफ था, लियूरू जितना उसे समझती थी वो उससे ज्यादा थी। लेकिन ये जानो कि लियू रुआन के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट चेन फैमिली के यंग मास्टर का है। लियूरू की आवाज अचानक जोरदार हो गई। चेन यू कांप गया। मॉम, आपका क्या मतलब है?
लियू रुआन दीदी और मैं बचपन से साथ बड़े हुए हैं। सब जानते हैं कि मैं उनका फियांसे हूं। सब इसलिए जानते थे क्योंकि तुम चेन फैमिली के यंग मास्टर थे, वरना क्या आधार था ये सोचना कि बूढ़े जनरल लियू अंकल लियू के इस अरेंजमेंट पर चुपचाप राजी हो जाते। कहकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। अगर मैं भी इस रिश्ते को चाहती तो वो जरूर मेरा पक्ष लेते। आखिर शादी कोई कपड़े खरीदने जैसी छोटी बात नहीं, ये चेन फैमिली का मामला है। चेन फैमिली के असली यंग मास्टर का मामला है। उनकी शादी चेन फैमिली के गोद लिए बेटे से कमतर कैसे हो सकती है। लियू फैमिली ने खुद इस फैमिली बैंक्वेट में आने की इच्छा जाहिर की। उन्हीं की वजह से दूसरे बड़े फैमिलीज को भी इनवाइट करना पड़ा। इस बातचीत से क्या पता चलता है लियू फैमिली के इरादा? क्या शियान के वापस आने से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बदलनी होगी? चलो एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। लियू रू ने बगल में बैठे चेन यू की तरफ नजर डाली। उनकी आवाज में थकान थी। अगर रुयान भी तुम्हें ज्यादा पसंद करती है तो ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अभी भी तुम्हारी है, लेकिन अगर उसके मन में तुम्हारे लिए कोई और इरादा नहीं है तो इस बच्चे के बारे में ये ख्याल छोड़ दो जिसे उसने कभी बहुत प्यार किया था। लियू रू पूरी तरह थकी हुई थी। अगर वो अभी भी उनका सबसे आज्ञाकारी बेटा होता तो सब इतना पेचीदा नहीं होता, लेकिन हाल ही में उसने जो नाकाबिले बर्दाश्त महत्वाकांक्षाएं और साजिशें दिखाई थीं जो किसी सामान्य इंसान के लिए ठीक नहीं थीं, उन्होंने लियू रू और चेन यान दोनों को दहशत में डाल दिया था। ऐसे इंसान को चेन फैमिली में रखना क्या घर में शेर पालने जैसा नहीं था? चेन यू को अभी तक नहीं पता था कि चेन फैमिली उसके बारे में अलग सोचने लगी है। लियू रू की बातें सुनकर वो बहुत खुश हो गया। जब तक मुझे एक मौका है, मुझे इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को मजबूती से थामे रहना होगा। यही उसके लिए मुझ पर जीत का एकमात्र रास्ता था। वो ये भी साफ देख रहा था कि खून का रिश्ता आखिरकार बहुत ताकतवर होता है। अगर यही चलता रहा तो माँ बाप का प्यार उस पर से हटता जाएगा, और अगर वो खुलकर मुझे निशाना बनाता रहा तो नुकसान उसी का होगा। लेकिन वो पहले ही मुझसे दुश्मनी कर चुका था, इसलिए अब गहरे भाईचारे का नाटक करके माँ बाप का दिल जीतना उसके लिए नामुमकिन था। टॉप टियर ल्यू क्लैन से शादी, यही उसके लिए पासा पलटने का एकमात्र मौका था। ये देखकर कि उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा, लियू रू ने उसे कुछ हिदायतें दी और अपने कमरे में चली गई। जल्द ही फैमिली बैंक्वेट का दिन आ गया। सब गेट पर गाड़ी से उतरे। थोड़ी देर में कोई स्वागत करने आया। चेन फैमिली के दूसरे बेटे चेन मिंगवे, ये दूसरे चाचा मेरे माँ बाप के बहुत करीब थे। पहले वो अपने भतीजे चेन यू के भी बहुत अच्छे थे, अपने सगे बेटे से कम नहीं। पिछली जिंदगी में चेन यू ने भी इसी तरफदारी का फायदा उठाकर और ज्यादा घमंडी होता गया। मेरे दूसरे चाचा के लिए मेरे मन में कोई अच्छी भावना नहीं थी। एक शब्द में कहूं, ये मेरे दूसरे चाचा एक नाउम्मीद इंसान थे। मेरी पिछली जिंदगी से अलग मेरी बात की दुर्दशा चेन यू और चेन फैमिली के दूसरे चाचा के भारी दबाव की वजह से थी, और उनका अंजाम भी कोई बेहतर नहीं था। डाडा डाडी चेन एक एक करके गुजर गए तो उनका कोई सहारा नहीं रहा। उनका कारोबार बर्बाद होता गया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस भतीजे को उन्होंने हमेशा लाड दिया था वो भी मुश्किल वक्त में उन्हें धकेल देगा। चेन मिंग वेई की नजर जल्द ही मेरे अनजान चेहरे पर पड़ी। ये शाओफान है ना? चनयान ने मेरा परिचय कराया। शाओफान, ये तुम्हारे दूसरे चाचा हैं। नमस्ते दूसरे चाचा। लेकिन चेन मिंग वेई अपने इस सगे भतीजे के प्रति बहुत उत्साहित नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे भाभी हमेशा चेन यू को लाड देती थीं, यहां तक कि अपने सगे बेटे यानी मेरी इज्जत को भी दांव पर लगाकर उसे रखती थीं। वो पहले अपने बड़े भाई के घर की चापलूसी करना चाहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से चेन फैमिली के चहेते यंग मास्टर को ज्यादा अहमियत दी। उन्होंने मुझसे दो चार शब्द जवाब में कहे, फिर सिर घुमाकर बगल में खड़े चेन यू की तरफ मुस्कुराए। श्याओ यू, दादा दादी से मिलने क्यों नहीं आए? भाई जेयान ने कई बार तुम्हारे बारे में पूछा है। चेन मिंग वेई का मेरे प्रति बेरुखी का बर्ताव देखकर चेन यू के चेहरे पर फौरन मुस्कान खिल गई। दूसरे चाचा, मैं हाल ही में स्कूल शुरू होने की तैयारी में लगा हुआ था। स्कूल शुरू होते ही भाई जे के साथ घूमने आऊंगा। पास खड़े चेनयान ने दोनों के बीच की बातचीत देखी और दोनों की सोच समझ गए। उन्होंने ठंडी सांस ली और तेजी से अंदर चले गए। लियू ने दूसरे चाचा की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए सर हिलाया और उनके पीछे अंदर चली गई। ये देखकर कि चेनमिंग वेई ने मेरी कोई इज्जत नहीं की तो मुझे भी नकली मुस्कान दिखाने की जरूरत नहीं लगी। मैं अपने माँ बाप के पीछे अंदर चला गया। रही बात चेनजिंग की तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। गाड़ी से उतरते ही चेनमिंग वेई का इंतजार किए बिना वो हवा की तरह तीसरी मंजिल पर अपनी बड़ी बहन के पास भाग गई। पूरे परिवार का ये रवैया देखकर चेनमिंग वेई थोड़ा अवाक रह गए। ये क्या हो रहा है? पहली बार उन्हें लगा कि शायद उन्होंने गलत इंसान की चापलूसी की थी। चेन यू ने माँ बाप का ये रवैया देखा और लगभग अपना आपा खो बैठे। दूसरे चाचा के सवाल भरे चेहरे को देखकर उन्होंने सिर्फ हंसकर माहौल संभाला। दूसरे चाचा, मैं दाबी से मिलने नहीं गया, जल्दी से उनके पास ले चलिए।
उसकी बात से चेन मिंगवेई के मन का सवाल पीछे छूट गया और वो उसे लेकर घर में दादी के पास चले गए। उसी वक्त दूसरी मंजिल पर चेन फैमिली के स्टडी में चेन यान मुझे सीधे ओल्ड मास्टर चेन से मिलाने ले गए। ओल्ड मास्टर उस वक्त पूरे मनोयोग से कैलीग्राफी लिख रहे थे। हम आ गए। चेन यान की आवाज सुनकर ओल्ड मास्टर ने ब्रश रखा और ऊपर देखा। ओल्ड मास्टर ने देखा कि मैं साफ तौर पर अपने हमउम्र बच्चों से काफी छोटा दिख रहा था और उन्होंने एक आह भरी। ये श्याओफान है ना, बहुत तकलीफ उठाई तुमने। इस उम्र में बुजुर्ग लोग कुछ और नहीं चाहते, बस यही चाहते हैं कि उनके वंशज सुरक्षित और ठीक रहें। जब उन्हें उस वक्त की घटनाओं के बारे में पता चला था तो ओल्ड मास्टर कुछ दिन बीमार भी हो गए थे। ये सुनकर कि वो मिल गया, वो ठीक हुए। अब अपने दुखी पोते को सामने देखकर, हालांकि रंग रूप ठीक था, फिर भी चेहरे पर ज्यादा मांस नहीं था। ओल्ड मास्टर के दिल में एक लहर सी उठी। अच्छे बच्चे, बाहर बहुत तकलीफ उठाई होगी। पिताजी के इशारे पर मैंने बड़ी बड़ी चमकती आंखों से ओल्ड मास्टर की तरफ देखा और कहा, नमस्ते दादाजी। बिना एक पल गंवाए ओल्ड मास्टर ने अपनी चाबी निकाली और सेफ खोला। उन्होंने कई साल पहले बनवाया हुआ एक जेड सेफ्टी पेंडेंट निकाला और पहली मुलाकात का तोहफा देते हुए मुझे दे दिया। पुराने दिनों में बाजार में अच्छा जेड बहुत मिलता था, लेकिन हाल के सालों में यह बेहद दुर्लभ हो गया है। ये सेफ्टी पेंडेंट एक पूरे ज्वेलरी सेट का हिस्सा था। ओल्ड मास्टर ने सिर्फ एक टुकड़ा निकाला और यह भी उनके रवैये का बयान था, जब मैं बड़ा होऊंगा बाकी सेट मेरे कमिंग ऑफ एज गिफ्ट के रूप में मिलेगा। एक पूरे सेट को अलग करने की कोई वजह नहीं। मैंने ये गहरे हरे रंग का जेड सेफ्टी पेंडेंट उठाया और हाथ में लेते ही जेड की बेहतरीन क्वालिटी महसूस हो गई। टॉप ग्रेड इंपीरियल ग्रीन आइस जेड। अच्छा जेड इंसान को निखारता है। इस जेड पेंडेंट में मुझे ओल्ड मास्टर का अपने पोते के लिए प्यार दिखा। पिछली जिंदगी में ऐसा कोई शानदार तोहफा नहीं मिला था, लेकिन उसमें मेरी अपनी परफॉर्मेंस भी सच में अच्छी नहीं थी। चैन शाह तब भी मुझे अकेले ओल्ड मास्टर से मिलाने ले गए थे। मैं इतना डरा हुआ था कि सिर उठाने की हिम्मत नहीं थी। स्वाभाविक रूप से ओल्ड मास्टर ने कोई स्नेह नहीं दिखाया। उन्होंने एक बैंक कार्ड दी जिसमें 10 लाख की लिमिट थी और मुझे एक तरफ कर दिया। चैन शाह ने जेड सेफ्टी पेंडेंट मेरे हाथ से लेकर सीधे मेरे गले में पहना दिया। वो भी ओल्ड मास्टर की उदारता से हैरान थे। ये जेड सेट उनकी शादी से पहले का था और ओल्ड मास्टर ने इसे इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगाई थी। इतने सालों से रखा था, बाहर नहीं निकाला था और अचानक मुझे दे दिया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। अच्छा है कि ओल्ड मास्टर को शियान पसंद आया। बस ओल्ड लेडी की तरफ से इतनी आसानी से नहीं जाएगा। विला की तीसरी मंजिल पर, दीदी हमारा भाई सच में घर आ गया, क्या तुम नीचे देखने नहीं आओगी? चन जिंग सोफा पर बैठकर उदास होकर पूछ रही थी। उसने अपनी बहन की तरफ देखा। चन हुआंग बगल में किताब पढ़ रही थी। चन हुआंग को अपनी छोटी बहन से सिरदर्द होने लगा था। उनके पास किताब रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। बाद में मिलेंगे ही तो क्या फर्क पड़ता है। चन हुआंग को बचपन से ही ग्रैंडमा चन ने पुराने चन फैमिली रेजिडेंस में अपने पास रखकर पाला था। हाल के सालों में चैन शाह का काम का केंद्र एस सिटी वापस आ गया था। फिर भी ओल्ड लेडी चन हुआंग को वापस जाने नहीं देती थी। जब भी चन हुआंग घर वापस जाने की बात करती, ग्रैंडमा नाटक शुरू कर देती। अगर तुम गई तो मैं मर जाऊंगी। वो अपनी दादी की सोच जानती थी। 3 चन भाइयों में से जिस बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करती थी वो सबसे नकारा था। बड़े और छोटे बेटों को वो काबू नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्होंने एक पोती को काबू करने के लिए चुन लिया। कुछ साल पहले दूसरे चाचा चन के बेटे ने बड़ा बखेड़ा करा कर दिया। कह रहा था कि चन हुआंग तो बस एक बाहरी है जो उनके घर में रह रही है। उस दिन संयोग से चैन शाह का कुछ काम था। वो ओल्ड मास्टर से मिलने आए और ये सब देख लिया। उस पल उनके अंदर से एक अथाह गुस्सा फूटने को था। वो सीधे ओल्ड लेडी से झगड़ने पर उतर आए। अपनी बेटी को यहाँ छोड़ना, ये सब ओल्ड लेडी का ही आइडिया था। चैन शाह को अभी भी नहीं पता था उन तमाम वक्तों में जब वो नजर नहीं रख पाए उनकी बड़ी बेटी किस हाल में जी रही थी। कोई हैरानी नहीं कि उसका स्वभाव इतना ठंडा हो गया। चैन शाह ने ओल्ड लेडी से जोरदार बहस की और ऐलान किया कि वो चन हुआंग को अभी ले जाएंगे। ग्रैंडमा ने फिर अपना नाटक शुरू किया। अगर मेरी बड़ी पोती चली गई तो मैं मर जाऊंगी। इस बार चैन शाह ने उनका नाटक नजरअंदाज किया और सीधे चन हुआंग का हाथ पकड़ लिया। जाने का इरादा कर लिया। तब ओल्ड मास्टर चन ने बीच में पढ़कर यह नाटक खत्म किया। ओल्ड मास्टर चन ने आदेश दिया, चन हुआंग के बालिग होते ही वो वापस जा सकती है। ग्रैंडमा गुस्से में ओल्ड मास्टर चन से झगड़ने लगी। ओल्ड मास्टर चन ने सीधे कह दिया, अगर झगड़ना है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब जाकर ग्रैंडमा ने मुंह बंद किया। घर में इतने सालों से उनकी मनमानी इसीलिए चलती थी क्योंकि ओल्ड मास्टर उनकी प्रथम पत्नी के रूप में उनका सम्मान और सहनशीलता रखते थे। अगर सच में बात बिगड़ जाती तो भविष्य में ओल्ड लेडी का कोई सहारा नहीं होता। चन जय ने चन हुआंग से पूछा और सच में उन्हें कोई बड़ी तकलीफ नहीं थी, बस चचेरा भाई कभी कभी नखरे दिखाता था। तब जाकर चैन शाह ने यह मामला छोड़ा। इस महीने स्कूल शुरू होने पर चन हुआंग जिंगशी में चिन्हुआ यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगी। स्कूल शुरू होने के 2 हफ्ते से भी कम बाद चन हुआंग 18 साल की हो जाएंगी। इसलिए ये फैमिली बैंक्वेट पुराने चन फैमिली रेजिडेंस में चन हुआंग का आखिरी फैमिली बैंक्वेट था। ये सोचकर कि बड़ी बहन आखिरकार घर वापस आ
आ सकती हैं। चन जिंग बहुत खुश थी। उसी वक्त चन फैमिली के बैंक्वेट हॉल में लियू रू ने चन सर को मुझे ऊपर ले जाते देखा और वो खुद बैंक्वेट हॉल में चली गई जहां फैमिली पार्टीज हमेशा होती थी। चन फैमिली की होस्टेस के रूप में उन्हें कम से कम ऊपरी तौर पर अपनी सास के साथ एक दिखावटी सद्भाव बनाए रखना था। इस बार दूसरे फैमिलीज के कई लोग भी बैंक्वेट में आए थे और सब कोर मेंबर्स थे, इसलिए चाहे ओल्ड लेडी जो भी बखेड़ा करे उनका उससे उलझने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही लियू रू बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुई, मैडम हुआंग मुस्कुराती हुई उनकी तरफ आती दिखी। सुना है मैडम चन को उनका बेटा मिल गया, मुझे बधाई देने का मौका ही नहीं मिला। मैं गैंग चांग में थी इतने दिनों से, जल्द ही आपके घर आना होगा, बहुत दिनों से बात नहीं हुई। मैडम हुआंग ने लियू रू की बाह थामते हुए प्यार से कहा, बिल्कुल, मैंने अभी कुछ नई फ्लावर टी लिए हैं, किसी अच्छे मौसम वाले दिन आ जाइए, बैठकर बातें करेंगे। लियू रू ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आ गई हो और इस बुढ़िया को एक नमस्ते नहीं, आपस में बातों में लगी हो। एक ताना दोनों औरतों के कानों तक पहुंचा। ये सुनकर मैडम वोंग का चेहरा अकड़ गया। ली रू ने उनका हाथ थपथपाया, फिर ओल्ड लेडी की तरफ चली। आपके आसपास हमेशा इतने लोग रहते हैं माँ, हर बार आते ही मैं अंदर नहीं घुस पाती, इसलिए सोचा थोड़ा दूर खड़ी रहूं ताकि किसी को परेशानी ना हो। ये कहकर ली रू सामने वाले लंबे सोफा पर बैठ गई। बैठो। ली रू ने लंबा सिल्वर व्हाइट इवनिंग डाउन पहना था, हाथ में लिमिटेड एडिशन हैंडबैग था और रेड कारपेट पर किसी मूवी स्टार से भी ज्यादा ग्लैमरस लग रही थी। ओल्ड लेडी उनका ये रूप देखकर इतनी गुस्से में थी कि लग रहा था जैसे अपनी नकली दांत पीस डालेंगी। उन्हें उनका ये विक्सन जैसा रूप रंग सबसे ज्यादा नापसंद था। इसी ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। आज की ली रू 10 साल पहले वाली ली रू नहीं थी, जिन्हें सर सिटी के एलीट सर्कल में जगह पाने के लिए ओल्ड लेडी की मंजूरी चाहिए थी। जब से चेन जा विदेश से वापस आए, ली रू की इज्जत उन्हें किसी और से मांगने की जरूरत नहीं थी। ये तो बस उनकी मर्जी थी कि वो किसे इज्जत दें। ओल्ड लेडी को भी पता था ली रू अब उनके काबू में नहीं थी। चेन हुआंग भी बड़ी हो गई थी, तो पहले की तरह उसे जमानत के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। इसलिए जब से ली रू को ओल्ड मास्टर के आदेश की खबर मिली थी, उन्होंने इस कठोर पुरानी सोच वाली ओल्ड लेडी की तरफ ध्यान देना पूरी तरह बंद कर दिया था। अभी दूसरे चाचा का परिवार ओल्ड लेडी के सामने झुका झुका फिर रहा था। ये देखकर ली रू के होठों पर एक ठंडी व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। दूसरों की नजरों में ओल्ड लेडी की झूठी कृपा पर निर्भर रहना चेन फैमिली के दूसरे चाचा का परिवार बस इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जल्द ही ली रू के लंबे सोफा पर उनसे बातें करने वालों की भीड़ लग गई, जबकि ग्रैंड माँ चेन की तरफ सिर्फ दूसरी बहू और बाद में आया चेन यू था। चेन यू बचपन से ओल्ड लेडी को खुश करना जानता था और पहले की तरह मीठे से दादी बोला, लेकिन ग्रैंडमा चेन ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। चेन यू बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो दादी हमेशा उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थीं, वो उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगी। ग्रैंडमा चेन के दिल में पहले चेन यू को प्यार इसलिए मिलता था क्योंकि बड़े भाई चेन के बच्चों में वो ली रू से सबसे कम मिलता जुलता था, लेकिन इसकी एक बहुत जरूरी शर्त थी कि वो बड़े भाई चेन का बेटा होता। चेन यू तो चेन फैमिली का बच्चा भी नहीं था, तो उसके साथ अच्छा बर्ताव क्यों करे? चेन यू उस वक्त समझ नहीं पाया। माँ ने साफ तौर पर उसे चेन फैमिली में रखने की बात कही थी और तीसरे यंग मास्टर का दर्जा माना था, तो जो दादी हमेशा माँ से भी ज्यादा उसे प्यार करती थीं, वो ऐसा क्यों कर रही हैं? तभी दरवाजे पर हलचल हुई। ली रू ने सिर घुमाकर देखा। मिसेस ल्यू और मिस्टर ल्यू आ गए थे। उनके पीछे एक लड़की थी जो मिडिल स्कूल की स्टूडेंट लग रही थी। उसने ड्रेस पहनी हुई थी। ली रू मुस्कुराते हुए आगे आई और लियू फैमिली को बैठने का इशारा किया। सामने बैठे चेन यू का चेहरा लाल हो गया। उस लड़की की नजर चेन यू के चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे पर भी एक चमकदार मुस्कान आ गई। श्याओ यू, बहुत दिन बाद मिले। चेन यू ने देखा कि लियू रू यान ने पहले उससे बात की। उसका चेहरा इतना लाल हो गया कि कान तक लाल हो गए। डीडी रू यान, बहुत दिन बाद मिले। लियू रू यान उससे और बात करना चाहती थी, लेकिन माँ लियू की एक कड़ी नजर ने उसे रोक दिया। उसने हल्की खांसी की और सीधी बैठ गई। चेन यू की तरफ देखना बंद कर दिया। चेन यू ने लियू फैमिली के इस छोटे से इंटरैक्शन को देखा और उसका दिल आधा ठंडा पड़ गया। उसी वक्त ओल्ड मास्टर चेन हा और मुझे लेकर नीचे लिविंग रूम में आए। सभी की नजरें हम तीनों पर टिक गईं। उस पल उसे एक अच्छी मुस्कान ओढ़ी, उन आंखों में जिसमें एक नोबल भाव था। मैंने नीचे की भीड़ पर एक नजर डाली। उस पल वहां मौजूद हर शख्स के दिल में ये बात साफ हो गई, ये इंसान अब से चेन फैमिली का सबसे सम्मानित यंग मास्टर होगा। 2 महीने पहले चेन फैमिली को उनका असली यंग मास्टर मिला था। ये खबर कि उन्होंने नकली यंग मास्टर को भी चेन एस्टेट में रखा है, पूरे शहर में हलचल मचा गई थी। अपर क्लास में, खास तौर पर ल्यू फैमिली में, जिनकी चेन फैमिली के साथ एक मैरिज की एक व्यवस्था थी। पहले दोनों फैमिलीज को बिना किसी सवाल की यही लग रहा था कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट चेन यू और ल्यू रू यान है। लेकिन अब अगर चेन यू असली यंग मास्टर नहीं है और चेन फैमिली का रवैया इतना अस्पष्ट है, तो ल्यू फैमिली को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए चुने गए इंसान पर दोबारा सोचना पड़ा। इस बार उन्होंने जानबूझकर चेन फैमिली के इस फैमिली बैंक्वेट में आने की इच्छा जताई थी।
सबसे अहम मकसद मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चेन फैमिली का रवैया टटोलना था। चेन जा मुझे सर सिटी में चेन फैमिली के नेटवर्क के सबसे अहम क्लान से मिलाने ले गए। मैं पिताजी के साथ साथ चला, चेहरे पर मुस्कान रखते हुए सबसे मिलता रहा। हर शख्स ने ध्यान से मेरा चेहरा देखा और फौरन समझ गए कि ये इंसान चेन फैमिली का असली यंग मास्टर क्यों है। मेरा चेहरा लियू रू के साथ एक ही सांचे से ढमा हुआ लग रहा था। पहले मैं बहुत दुबला था। इस महीने ली रू और मैंने दोनों ने मेरी न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया था। इससे मुझे वो अच्छा रंग रूप मिला जो पिछली जिंदगी में 30 साल की उम्र में भी नहीं मिल पाया था। तो इस चेहरे के साथ मैं ग्रैंड माँ चेन के सामने पहुंचा। पिछली जिंदगी में इस बुढ़िया को मैं पसंद नहीं था, क्योंकि मेरी हमेशा दुबली पतली कमजोर दिखने वाली शक्ल थी। ग्रैंड माँ चेन की नजरों में मैं ऐसा इंसान था जिसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, पसंद नहीं आता। लेकिन इस जिंदगी में हालांकि मैंने अपने जिस्म को अच्छी तरह पाला पोसा था, फिर भी ये चेहरा जिसे वो बुढ़िया 10 साल से ज्यादा से नफरत करती थी, उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा दिलाता था। मेरा चेहरा नहीं बदला। पिताजी के इशारे पर मैंने बुढ़िया को नमस्ते किया। नमस्ते दादी, मैं चेन फान हूं। ये सुनकर बुढ़िया के चेहरे पर एक मुस्कान तक नहीं आई। उन्होंने बस ठंडे लहजे में कहा, अच्छा हुआ वापस आ गए। चेन यू ने मेरा ओल्ड लेडी के साथ संबंध खराब होने का फायदा उठाया और फौरन तत्परता से उनकी बाह थाम ली। सब मिलकर डाइनिंग रूम में चले गए और बैंक्वेट शुरू हुआ। ऊपर से देखने पर लग रहा था मेजबान और मेहमान दोनों खुश हैं। लोग छोटे छोटे झुंडों में बंटकर बातें कर रहे थे। लियू फैमिली के मुखिया और मिसेज लियू ने चेन हाउ और लियू रू को इशारा किया और वो अलग एक छोटी जगह पर बातें करने चले गए, चेन हाउस की दूसरी मंजिल के छोटे लिविंग रूम में। चेन अंकल, अब चेन फान घर वापस आ गए हैं तो हमारे दोनों फैमिलीज के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? लियू फैमिली के मुखिया ने कमरे में दाखिल होते ही सीधे मुद्दे पर आ गए। चेन अंकल, हमने जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पहले तय किया था वो मेरी लियू फैमिली की राजकुमारी और चेन फैमिली के यंग मास्टर के बीच था। अब जब चेन फैमिली के यंग मास्टर कोई और हैं तो मुझे डर है कि हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट बदलना होगा। लियू फैमिली को इतना अग्रेसिव देखकर लियू रू को ठीक नहीं लगा कि चेन हाउ अकेले ये दबाव झेले। मिस्टर लियू, मिसेस लियू, शादी के इस मामले में हमें बच्चों की सोच भी जाननी होगी। ये एंगेजमेंट तो तय है। माँ बाप के रूप में हम सब जानते हैं, बचपन से शाओ यू और रू यान को हमने जोड़ी के रूप में देखा है। इतने सालों साथ बड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं भी बुरी नहीं हैं। ये सुनते ही मिसेस लियू ने उनकी बात काट दी। मिसेस चेन, शियाओयू आपके चेन फैमिली का बेटा नहीं है, ये ठीक नहीं लगता। लियू रू को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने मिसेस लियू का हाथ थपथपाया और कहा, मिसेस लियू, ऐसा नहीं कह सकते। शाओयू को हमारी चेन फैमिली ने मान्यता दी है, वो चेन फैमिली के यंग मास्टर हैं। अगर ये बात बाहर गई तो अच्छा नहीं लगेगा। लियू रू के माथे पर परेशानी की हल्की लकीर आई। उन्होंने कहा, भविष्य अभी बहुत लंबा है, बच्चों की भावनाओं के बारे में हम बड़े पूरे यकीन से नहीं कह सकते। मेरा मानना है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अभी रहने देना चाहिए। बस ये तय करना कि चेन फैमिली के कौन से यंग मास्टर के साथ यह एंगेजमेंट होगा, ये हम अभी तय नहीं कर सकते। बस इतना वादा कर सकती हूं आप दोनों से, शाओयू और चेन फान दोनों हमारी चेन फैमिली के यंग मास्टर हैं। लेकिन आप दोनों ये भी जानते हैं कि चेन फान बाहर इतने सालों में बहुत कुछ झेल चुके हैं। अब हमें उन्हें कॉम्पनसेट करना है। जो कुछ उन्हें देंगे वो स्वाभाविक रूप से थोड़ा बेहतर होगा। लियू पदपत्ती को भी ये तर्क समझ आया। आखिर बच्चे अभी छोटे हैं, जल्दी नहीं है। बस चेन फैमिली ये गारंटी दे कि भविष्य में जो भी हो, चेन फैमिली का एक यंग मास्टर ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा। लियू फैमिली के मुखिया ने कहा, हाल ही में हमारे सर्कल में बहुत अफवाहें हैं। हमें बस आपकी चेन फैमिली से एक साफ रुख चाहिए था। बच्चे सच में अभी छोटे हैं। जब तक चेन फैमिली ये सुनिश्चित करे कि दोनों यंग मास्टर्स के साथ बराबरी का बर्ताव हो, तो हम भी थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। बच्चे बड़े हों, उनकी सोच जाने, फिर तय करें। दोनों पक्षों ने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर एक समझौता कर लिया। चेन और लियू फैमिलीज की चेन फैमिली के दोनों यंग मास्टर्स की 16th बर्थडे पर चेन और लियू फैमिलीज के बीच ऑफिशियल एंगेजमेंट का ऐलान होगा। एंगेजमेंट के वक्त कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट तय करना होगा और इन कुछ सालों में वो देखेंगे कि बच्चे एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। दूसरी मंजिल पर सब खुश थे, लेकिन नीचे एक अजीब हंगामा हो रहा था। ओल्ड वुमन ने देखा कि मैं छोटे सोफे पर बैठकर तमीज से वेल्दी लेडीज से बातें कर रहा हूं। वो खुद को रोक नहीं पाई और एक अजीब लहजे में ताना मारा, छोटी जगह में पलना बढ़ना सच में काफी नहीं होता, कोई तहजीब नहीं। चेन फैमिली में कब से ये रिवाज आया कि बड़े बुजुर्गों को छोड़कर अपनी मर्जी से जाकर बातें करो। ये कहकर उन्होंने मेरी तरफ नजर डाली। मैंने मन में सोचा, ये बुढ़िया आखिरकार चाल चलने लगी। जैसी उम्मीद थी उसी वक्त बगल में बैठे चेन यू ने आग में घी डाल दिया। दादी, भाई बस 2 महीने से आए हैं, उन्हें चीजें नहीं पता, मैं उन्हें लेकर आता हूं आपसे माफी मांगने। ये कहकर वो मुझे डांटने लगा। भाई जल्दी आ जाओ दादी के पास। मैंने मन ही मन जोर से आंखें घुमाई। चेन यू हमेशा दखलंदाजी करता है, लेकिन अभी बस उठकर दादी के पास जा बैठना था। आखिर मैं अपना वेल्दी यंग मास्टर वाला इमेज नहीं तोड़ सकता था।
दादी, मैंने देखा दूसरी दादी और भाई पूरे वक्त दादी से बातें कर रहे थे। मुझे लगा आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं होगा। मेरी गलती थी, कृपया नाराज मत होइए दादी। मैंने मनाते हुए मुस्कुराया, लेकिन ग्रैंडमा चेन ने कोई ध्यान नहीं दिया। मुझ पर वो विक्सन जैसी नजरें मत डालो, तुम बिल्कुल अपनी विक्सन माँ जैसे हो। उस चेहरे से लोगों को लुभाने के अलावा और क्या आता है तुम्हें? ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी को साफ पता चल गया। सब जानते थे कि चेन फैमिली की मालकिन कोई बहुत समझदार इंसान नहीं है, लेकिन एस सिटी के इतने टॉप एलीट्स के सामने अपने ही पोते को विक्सन कहना यह सच में हद से बाहर था। चेन फैमिली के मामलों में दखल अंदाजी करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। वे चुपचाप बगल में चाय पीते और पेस्ट्रीज खाते रहे। बुढ़िया की बातें सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। क्या वो मेरे लिए एस सिटी में चैन से रहना नामुमकिन बनाना चाहती हैं? तो मैंने तय किया, अब इस आज्ञाकारी पोते का नाटक नहीं करूंगा। मैंने एक घूंट चाय ली और आगे कहा, मुझे नहीं पता दादी मुझे विक्सन क्यों कहेंगी। क्या थोड़ा अच्छा दिखने वाला हर इंसान आपकी नजर में विक्सन होता है? क्या मैं थोड़ा और बदसूरत होता तो आप मुझे ज्यादा पसंद करती? ग्रैंडमा चेन ने बगल में बैठे दो लोगों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर हल्की खटास आ गई थी। मेरे लिए उनके दिल में नफरत और बढ़ गई। लेकिन नहीं कहना उनकी दूसरी बहू का दिल दुखाता, हाँ कहना मतलब सबके सामने खुद को दबंग साबित करना। इसलिए उन्हें ये गुस्सा पीना पड़ा और बस सख्ती से कहा, ऐसी तेज जुबान है। मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं, पूरी तरह इग्नोर कर दिया। पास के लोगों ने भी मेरा स्वभाव देख लिया। एक पल के लिए वो सोचने लगे क्या मुझसे दोस्ती रखनी चाहिए या नहीं। दादी, ये पहली बार है जब मैं अपने भाई से मिल रही हूं, थोड़ी देर उनसे बात करनी है, हम ऊपर जा रहे हैं। थोड़ी दूर खड़ी चैन हुआंग ने भी दोनों के बीच की ये बातचीत सुनी थी। चैन फैमिली का यंग मास्टर अपने डेब्यू में वहां अकेला बैठा था, ये मेरे लिए ठीक नहीं होता। दोनों साथ ऊपर चले गए। चैन जिंग केक खा रही थी। दोनों को ऊपर जाते देखा तो जल्दी से एक छोटी प्लेट में केक उठाई और उनके पीछे दौड़ गई। मेरे जाने के बाद बैंक्वेट हॉल का माहौल पहले जितना तनावपूर्ण नहीं रहा। सब फिर अपनी अपनी ऊपरी बातचीत में लग गए। मुझे तुमसे कोई खास बात नहीं करनी थी, बस डर था कि नीचे बोर हो जाओगे। वो तो बस एक बहाना था ऊपर लाने का, जैसे चाहो आराम करो। चैन हुआंग ने मेरा हाथ छोड़ा, एक पल रुककर बोली, दादी की बात दिल पर मत लो, उन्हें मां पसंद नहीं है। तुम मां से बहुत मिलते जुलते हो, उनका स्वभाव हमेशा से ऐसा ही रहा है। ये सुनकर मैंने ऊपर देखा और कहा, दीदी क्या वो तुमसे भी ऐसी बातें करती हैं? तुम भी मां से बहुत मिलती जुलती हो, क्या वो अक्सर तुम्हें भी ऐसी बातें कहती हैं जिससे गुस्सा आए? पिछली जिंदगी में हालांकि मैं मेन चैन रेजिडेंस में नहीं रहा था, फिर भी चैन हुआंग की सिचुएशन के बारे में थोड़ा जानता था। पिछली जिंदगी में चैन हुआंग की शादी के बाद बुढ़िया ने अपनी कड़वी बोली जारी रखी और ये भी सामने आया कि वो अक्सर चैन हुआंग को जबानी तौर पर तकलीफ देती थी। मेरा ये सीधा सवाल सुनकर चैन हुआंग एक पल के लिए चौंक गईं। उन्होंने बेपरवाह लहजे में कहा, सबके सामने वो मेरे साथ कुछ नहीं करती, आखिर वो दादी हैं जो अपनी पोती से सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। हालांकि मुझे चैन हुआंग की सिचुएशन पता थी, लेकिन ये देखकर कि वो इस बारे में बात करना नहीं चाहती थी, मैंने दोबारा नहीं उठाया। मैंने चैन हुआंग के कमरे पर नजर डाली। एक लड़की का कमरा, एक कंप्यूटर और बाकी सब पढ़ाई से जुड़ी चीजें। मैंने चैन जिंग के बारे में सोचा। उसका कमरा गुड़िया और तरह तरह की सजावट से भरा था। चैन हुआंग की सिचुएशन के बारे में सोचते ही मेरे दिल में बुढ़िया के प्रति एक चिंगारी सी भड़क उठी। अगर चैन हुआंग का मन इतना मजबूत नहीं होता तो शायद वो उसे पागल कर देती। मुझे पिछली जिंदगी याद आई। पूरे परिवार में चैन हुआंग एकमात्र इंसान थी जिनके मन में हमेशा मेरे लिए अच्छी भावना थी। पिछली जिंदगी में मैं घर में हमेशा डरा सहमा रहता था, बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। जब चैन हुआंग कुछ दिनों के लिए वापस आई थी, उन्होंने मुझे देखा, परिवार का मेरे साथ बर्ताव भी देखा। उन्होंने मुझे गलियारे में रोका और एक वाक्य छोड़ा, दूसरे तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने साथ कैसा बर्ताव करते हो। बाद में ग्रैंडमा चैन की बीमार कंट्रोल ऑब्सेशन का भांडा फूटा। समाज में ये चर्चित मुद्दा बन गया। पिछली जिंदगी में मुझे हमेशा डर था कि किसी दिन मुझे चैन हुआंग की खबर आएगी, उस मेहनती और कोमल लड़की की आत्महत्या की। इस जिंदगी में मेरे रहते मैं हरगिज नहीं होने दूंगा कि चैन हुआंग को चैन यू और उसके पीछे के लोगों से अकेले लड़ना पड़े। हमें नहीं पता था, नीचे लियू रू को जब पता चला कि ग्रैंडमा चैन ने मेरे साथ क्या कहा तो उन्होंने सबके सामने बुढ़िया का सामना कर लिया। उनके पीछे चैन ज भी बुढ़िया की तंग करने वाली हरकतों से उग चुके थे। उन्होंने सीधे ऐलान किया, आगे से जो भी चैन फैमिली बैंक्वेट्स होंगे, तीसरे चाचा की तरह वो भी नहीं आएंगे। ओल्ड मास्टर चैन को पता था कि बुढ़िया ने सबके सामने मुझे तंग किया था। उनका चेहरा भी फीका पड़ गया। घर में मनमानी करना अलग बात थी, लेकिन बाहरी लोगों के सामने इतना बेतुका बर्ताव, ये सच में लोगों को हंसने का मौका देना था। ओल्ड मास्टर ने आस्तीन झटकी और गुस्से से ग्रैंडमा चैन को घूर कर सीधे ऊपर चले गए। ये देखकर मेहमान भी एक एक करके बहाने बनाकर जाने लगे। लियू रू ने एक नौकर को दूसरी मंजिल पर भेजा, मुझे और चैन जिंग को नीचे बुलाने के लिए। ये देखकर कि चैन झ का परिवार जाने वाला है, बुढ़िया की आंखें गुस्से से फैल गईं। उन्होंने भर्राई आवाज में चिल्लाईं, बड़े बेटे, क्या सच में इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करना है? मैं तुम्हारी मां हूं,
चैन झ ने उन्हें ठंडी नजर से देखा और सीधे दरवाजे से बाहर निकल गए। अभी भी बुढ़िया को नहीं पता था झगड़ा कौन शुरू कर रहा था। बड़ी तस्वीर से बेखबर लियू रू ने देखा कि दोनों बच्चे नीचे आ गए हैं और उन्हें बुलाकर चलने को कहा। चैन झ के पीछे पीछे दरवाजे से बाहर निकलते हुए चैन यू एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर ग्रैंडमा चैन को अलविदा कहकर लियू रू और बाकी लोगों के पीछे हो गया। उस विशाल बैंक्वेट हॉल में बस दूसरे चाचा और उनकी पत्नी बचे और बुढ़िया सोफा पर सुन्न बैठी थीं। बुढ़िया ने खाली बैंक्वेट हॉल देखा और सारा इल्जाम लियू रू पर डाल दिया। इस विक्सिन ने इन तमाम सालों की बर्बादी लियू रू की वजह से और उस बेटे की भी जो बिल्कुल अपनी माँ जैसा है, एक जैसे दिखते हैं। जिस पल ये सामने आया मुझे नापसंद हो गया। उस साल बड़ी बहू जिसे बुढ़िया पसंद करती थी वो एस सिटी के एक पढ़े लिखे घराने की लड़की थी। उसकी माँ और ग्रैंडमा चैन की पक्की दोस्ती थी। दोनों ने पहले ही आपस में तय कर लिया था कि बच्चों की शादी होगी। उस लड़की का रूप रंग वैसा था जो ग्रैंडमा चैन को पसंद था, एक खास तरह का अंदाज। सीधे कहें तो वो बहुत खूबसूरत नहीं थी, स्वभाव भी बहुत शांत और सिकुड़ा हुआ था। जब भी चैन एक्स घर आते, ग्रैंडमा चैन बहाने ढूंढकर उन दोनों को मिलाने की कोशिश करती। उन्होंने बाहर एक फ्लैट खरीदकर वहां रहने लगे। यहां तक कि चेंजा की ल्यू से मुलाकात हुई, इतनी शानदार इंसान से। पहली बार उन्हें वो मिली जिसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते थे। चैन हा और ल्यू की शादी की बात ने ग्रैंडमा चैन को आग बबूला कर दिया। उन्हें लगा ल्यूरू एक अच्छी पत्नी के सांचे में नहीं थी। ल्यू बहुत ज्यादा काबिल थीं, चाहे उनकी अपनी एबिलिटीज हों या उनकी स्ट्राइकिंग अपीयरेंस, वो करोड़ों में एक थीं। चैन ने ग्रैंडमा चैन की रुकावट को नजरअंदाज करके ल्यू रू से शादी कर ली। शादी में ही ग्रैंडमा चैन ने पहली बार ल्यू के प्रति दुश्मनी दिखाई। ल्यू रू ने उन्हें मां कहकर बुलाया, कोई जवाब नहीं। चैन हा ने फौरन अलग रहने का सुझाव दे दिया। ओल्ड मास्टर भी बूढ़े हो रहे थे। उनके हाथों का कारोबार आखिरकार बेटों को सौंपना था। बेटे भी उस उम्र में थे कि संभाल सकते थे, इसलिए उन्होंने एक कदम पीछे हटते हुए मान लिया। कुछ नए स्टूडेंट्स उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन पास बैठे स्टूडेंट्स ने उन्हें अलग खींचकर बता दिया कि ये चैन फैमिली के लोग हैं। दोनों चैन भाई बहन के पीछे मेरा फिगर नजर आते ही भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मेरे हैंडसम शक्ल ने सबको चौंका दिया। मेरी ठंडी और नोबल ऑरा छुपाई नहीं छुप रही थी। चैन जिंग और चैन यू स्कूल में पहले से ही जाने पहचाने चेहरे थे। चैन जिंग दिलेर और जोशीली थी, हमेशा स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की के खिताब की दावेदार। चैन यू की फीचर्स कोई बहुत हैंडसम नहीं थी, लेकिन ल्यू के इतने सालों की तालीम का कुछ असर तो था। एक वेल्दी यंग मास्टर वाली नोबल ऑरा एक फिल्टर की तरह उसे ढके रहती थी। काफी लोग उसकी इस नोबल ऑरा पर मर मिटते थे, बशर्ते उन्हें चैन यू का पर्दे के पीछे का बदसूरत असली रूप न पता हो। क्लासरूम में पहले से काफी स्टूडेंट्स थे। ज्यादातर एलिमेंट्री स्कूल डिवीजन से साथ आए थे। सब छोटे छोटे झुंडों में बातें और हंसी मजाक कर रहे थे। चैन यू जल्दी अपने दोस्तों के पास पहुंच गया और उनकी बचाई हुई सीट पर बैठ गया। मुझे चौक की धूल नहीं चाहिए थी, लेकिन पढ़ाई भी ढंग से करनी थी, इसलिए मैंने तीसरी रो का बीच वाला स्पॉट चुना, क्लासरूम का बिल्कुल सेंटर। चैन यू ने मेरी ये सीट चॉइस अपने दर्जे पर चुनौती समझा। उसने मन में सोचा, इसे स्कूल में सबक सिखाना होगा। शाओ यू, ये कौन है? तुम दोनों साथ क्यों आए? चैन यू के सबसे पहले चमचे ने उत्सुकता से पूछा। ये गांव से अभी अभी लाया गया मेरा छोटा भाई है। चैन यू का लहजा तिरस्कार भरा था, जानबूझकर गांव से वाले शब्दों पर जोर देते हुए। गांव से? वो गरीब बच्चा जिसे तुम्हारे माँ बाप ने गोद लिया? ये सुनकर उस लड़के ने ठंडी हंसी ली। आसपास के लोग भी हंसने लगे। मैंने पीछे की हलचल सुनी और यह भी महसूस किया कि क्लासमेट्स की नजरें मुझ पर थीं। पीए वैन में दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक रईसों और ताकतवर फैमिलीज के बच्चे, दूसरे एस सिटी के टॉप एकेडमिक प्रोडिजीज। दोनों का अपना अपना घमंड होता है, लेकिन अगर तुम इन दोनों में से किसी में भी नहीं हो तो पीए वैन में जिंदगी आसान नहीं। पिछली जिंदगी में चैन यू ने मुझे वेल्दी सर्कल से बाहर कर दिया था और कभी कभी मजाक उड़ाता था, जिससे मेरा मन खराब होता था और ठीक से पढ़ नहीं पाता था। इसलिए एकेडमिक प्रोडिजीज के सर्कल में भी जगह नहीं मिली। नतीजा, मिडिल और हाई स्कूल के 6 साल बेहद दुखद रहे। उस पल मेरी नजरें तेज हो गईं, होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आई। मैंने पलटकर चैन यू की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, मुझे हैरानी है, परिवार के जिस बच्चे को सबने असल में गोद लिया हो वो कौन है? ये कहकर मैंने वापस सिर घुमा लिया, पीछे हैरान भीड़ को छोड़कर। चैन यू ने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं, सांस फूलने लगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चैन यू के आसपास बैठे लोगों ने माहौल बिगड़ते देखा और बहाने बनाकर एक एक करके अपनी अपनी सीट पर चले गए, आपस में फुसफुसाते हुए कि मैंने क्या कहा, मुझे परवाह नहीं थी। मेरे उस एक जुमले ने चैन यू के दोस्तों के बीच बड़ा भूकंप मचा दिया था।
बस मुझे अपनी पहचान पक्की तरह से स्थापित करनी थी, तभी चैन से पढ़ाई हो सकती थी। क्लास की घंटी जल्दी बज गई। हाई हील्स पहने यूनिफॉर्म में एक कोमल सी औरत तेज कदमों से क्लासरूम में आई। नमस्ते स्टूडेंट्स, अगले 3 साल मिडिल स्कूल में मैं तुम्हारी होमरूम टीचर रहूंगी। मेरा सरनेम फांग है, तुम मुझे टीचर फांग कह सकते हो। वो कोमल औरत नीचे बैठे स्टूडेंट से मुस्कुराते हुए बोली। मैंने सामने टीचर फांग को देखा। मेरी आंखों में एक पल के लिए नफरत कौन थी। ये टीचर फांग एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी से हाल ही में स्कूल में रिक्रूट हुई आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थी, लेकिन रईसों के प्रति उनकी तरफदारी बहुत ज्यादा ऑब्वियस थी। पीए वैन स्कूल में साफ लिखा था कि टीचर स्टूडेंट्स के बीच भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन गरीब स्टूडेंट्स और अमीर स्टूडेंट्स के साथ उनका बर्ताव पूरी तरह अलग था। पिछली जिंदगी में स्कूल में मेरी तंगी हो रही थी। लियू रू को कुछ गड़बड़ लगा और स्कूल आई। उस वक्त भी टीचर फांग ही थी। किसी वजह से वो दोबारा 7th ग्रेड पढ़ा रही थी। टीचर फैंग ने देखा था कि चेन यू चेन फैमिली में ज्यादा चहेते हैं, इसलिए उन्होंने स्कूल में मेरी तंगी का जिक्र तक नहीं किया। बस यही बताती रहीं कि मेरी परफॉर्मेंस कितनी खराब है, जिससे लियू रू मुझसे और ज्यादा निराश होती गईं और समझने लगीं कि मैं किसी काम का नहीं। टीचर फैंग ने ध्यान से बैठे स्टूडेंट्स को संतुष्टि से देखा। उनके आज्ञाकारी चेहरे, खासकर मेल स्टूडेंट्स की हैरानी और तारीफ भरी नजरें। इतनी सुबह उठकर ध्यान से मेकअप करना बेकार नहीं गया। स्टूडेंट्स, अब हम पहली क्लास मीटिंग शुरू करेंगे। सब एक एक करके पोडियम पर आकर अपना परिचय देंगे, एक दूसरे को जानते हैं। आज दोपहर के खाने के बाद हमारा सालाना आउटडोर ट्रेनिंग होगा। उम्मीद है सब अच्छा परफॉर्म करेंगे। जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। टीचर फैंग ने आंखें सिकोड़ी और एक गर्म मुस्कान दी। मेल स्टूडेंट्स की और भी ज्यादा दीवानी नजरें देखकर टीचर फैंग के होठों की मुस्कान और चमकदार हो गई। सीटिंग ऑर्डर के हिसाब से सब एक एक करके पोडियम पर जाते रहे। जल्द ही तीसरी रो की बारी आई। मैं अपनी सीट से उठा। पूरे जिस्म से एक दबदबा सा छलक रहा था। सोने का बो टाई ये बताता था कि मैं भी एस सिटी के एक प्रेस्टीजियस फैमिली का मेंबर हूं, और मैं पोडियम पर जाने वाला पहला स्टूडेंट था जिसने गोल्डन बो टाई पहना था। मेरा नाम चेन फैन है। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। क्लासमेट्स को ग्रीट करने के बाद वो जल्दी जल्दी छोटे झुंडों में बातें करने लगे। पीछे बैठे जो लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे, वो स्वाभाविक रूप से अपने अच्छे दोस्तों से हंसी मजाक में लग गए। क्लासरूम के आगे का हिस्सा ज्यादातर उन नए स्टूडेंट से भरा था जिन्हें स्कूल ने एलिमेंट्री स्कूल ग्रेजुएशन एग्जाम्स में बाहर से रिक्रूट किया था। स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स का सर्कल एक बार फिर बड़े फेरबदल से गुजरा था। आखिरकार मिडिल स्कूल डिवीजन में एडमिशन शहर की रैंकिंग्स के हिसाब से ही तय होती थी। मेरी बाईं तरफ बैठा लड़का थोड़ा शर्मीला था, नए माहौल में सहज नहीं लग रहा था, लेकिन आखिरकार हिम्मत जुटाकर उसने मुझसे बात की। नमस्ते, मैं सांजी हूं, मिलकर अच्छा लगा। उस लड़के ने मुस्कुराकर मेरे जवाब का इंतजार किया। मैं खुद थोड़ा हैरान हुआ। 2 जिंदगियों में ये पहली बार था कि टॉप स्टूडेंट सर्कल के किसी इंसान ने पहल करके मुझसे बात की थी। लड़के का उम्मीद भरा चेहरा देखकर मैंने भी जवाब दिया। मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। ये सुनकर लड़के ने राहत की सांस ली और एक हल्की खुशनुमा मुस्कान दी। बॉय वॉन स्कूल पहली बार आया हूं, बस सुना था कि स्कूल कितना खूबसूरत है। ये कहने के बाद उसे अचानक याद आया कि मैंने गोल्डन स्कार्फ पहना है और वो थोड़ा अजीब हो गया। उसे लगा कि मैं यहाँ बचपन से पढ़ रहा कोई अमीर बच्चा होऊंगा और उसकी नादानी मुझे हल्का लगाएगी। लेकिन तभी मैंने कहा, मेरा भी ये स्कूल पहली बार है, सच में बहुत खूबसूरत है। लड़के की आंखें हैरानी से फैल गईं, जैसे यकीन नहीं हो रहा। मुझे अचानक एहसास हुआ सॉन्ग जी काफी देर से आया था, इसलिए उसने शायद मेरी और चेन यू की बातचीत नहीं सुनी। तो मैंने उसे समझाया, मैं पहले कहीं और पढ़ता था, बॉय वॉन में ये मेरा पहला दिन है। उम्मीद है हम एक दूसरे से सीख सकेंगे। ये सुनकर लड़के का चेहरा थोड़ा खुला और उसने एक चमकदार मुस्कान दी। ठीक है, उम्मीद है हम एक दूसरे से सीख सकेंगे। पीछे से टांगे एक दूसरे पर चढ़ाए, बाहें सीने पर बांधे, चेन यू ने मुझे ब्लू स्कार्फ वाले के साथ बात करते देखकर एक मूर्खतापूर्ण हंसी दी। बस इसी जैसे कूड़े से दोस्ती कर सकते हो, एक जैसे पंछी एक डाल पर बैठते हैं। चेन यू की आवाज बहुत धीमी नहीं थी, साथ ही क्लास में कोई और जोर से नहीं बोल रहा था, इसलिए उसके शब्द और भी साफ सुनाई दिए। ये सुनकर मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। मुझे लगा शायद मैं चेन यू के साथ बहुत नरमी बरत रहा था, इसीलिए वो इतना घमंडी हो गया। मैंने पलटकर चेन यू से कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप खुद चापलूसों और हाँ में हाँ मिलाने वालों से घिरे हैं? ये सुनकर चेन यू ने कहा, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ठंडी हंसी दी। मेरी आंखों में एक तेज चमक आई। क्योंकि तुम ऐसे ही हो, एक जैसे पंछी एक डाल पर बैठते हैं, ये तुमने खुद कहा। ये कहकर मैंने वापस सिर घुमा लिया। चेन यू का गुस्से से लाल चेहरा देखने की जरूरत नहीं समझी। चेन यू मुझे गाली देना चाहता था, लेकिन डरता था कि उसकी बातें ल्यू रू तक पहुंचेंगी और वो नाराज होंगी, इसलिए उसे अपना गुस्सा दबाना पड़ा। बस मुझे घूरता रहा। पास खड़ी टीचर फैंग ने हमारी बातचीत सुनी।
उन्होंने देखा चेन यू के बगल में सब अमीर बच्चे थे, जबकि मैं अकेला उन स्टूडेंट्स के बीच बैठा था जिनका कोई रसूख नहीं था। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया, स्टूडेंट चेन फैन, क्लासरूम में एक सौहार्दपूर्ण माहौल जरूरी है। उम्मीद है तुम इस तरह के लहजे में बात नहीं करोगे। टीचर फैंग ने मुझे डांटा। मैंने ठंडी हंसी दी। मैडम, क्या आपने नहीं सुना कि पहले किसने उकसाया? अगर आप क्लासरूम की डिसिप्लिन बनाए रखना चाहती हैं तो शुरुआत करने वाले को डांटिए, मुझे क्यों? टीचर फैंग मेरे जवाब से हक्का बक्का रह गईं। उनका सीना उठ गिरने लगा। बड़ों के साथ इतना बेअदब, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें यही सिखाया है? उन्होंने गुस्से में मुझसे कहा। उन्हें लगा कि मैं किसी साधारण परिवार से होऊंगा या शायद किसी घर का नाजायज बच्चा, इसीलिए कोई मेरे साथ नहीं बैठा। पीछे की रो में बैठे अमीर बच्चों ने टीचर फैंग की ये बात सुनी और एक साथ सांस अंदर खींची। उनकी नजरों में टीचर फैंग के प्रति तमाशा देखने की मुस्कान से ज्यादा एक तरस था। मैं इस टीचर को बहुत पहले से नापसंद करता था, जो मिडिल स्कूलर्स के माँ बाप से फ्लर्ट करती थीं। पिछली जिंदगी में उन्होंने कई क्लासमेट्स के माँ बाप को भांसा था। सबके पास पैसा था, यहां तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक मेंबर से अफेयर भी था। उस इंसान की बैकिंग से टीचर फैंग स्कूल में और ज्यादा दबंग हो गई। एक बहुत काबिल टीचर का प्रमोशन छीनकर खुद प्रमोशन ले लिया। उन्होंने उन टीचर्स को भी बर्दाश्त किया जो उनकी तरह ताकतवरों की चापलूसी करते थे और क्लास के कमजोर स्टूडेंट्स को दबाते थे। पिछली जिंदगी में मुझे जो तंगी सहनी पड़ी वो इन्हीं लोगों की हरकतों का अप्रत्यक्ष नतीजा था। लेकिन बाद में उस बोर्ड मेंबर की पत्नी को पता चला। वो स्कूल आईं और सबके सामने उनकी ऐसी बेइज्जती हुई। स्कूल ने तुरंत कार्रवाई करके उन्हें नौकरी से निकाल दिया। ये मामला बहुत बड़ा बखेड़ा बन गया। बॉय वैन स्कूल कई दिनों तक ट्रेंडिंग टॉपिक रहा। उनकी सालों की जमी हुई रेपुटेशन उन्हीं लोगों ने बर्बाद कर दी। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने स्टूडेंट चेन यू का इस्तेमाल करके चेन जी को लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन चेन ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, जिससे उन्हें ये इरादा छोड़ना पड़ा। अब ये टीचर फैंग मुझसे पंगा ले रही हैं। अगर मैंने उन्हें ये नहीं दिखाया कि वो किससे पंगा ले रही हैं, तो मुझे डर है पिछली जिंदगी का वो फर्क दोबारा खुद को दोहराएगा। मैडम, मैंने बस आपकी जजमेंट पर सवाल उठाया और आप उससे मेरी परवरिश का अंदाजा लगा रही हैं। क्या आपको बॉय वैन में यही तेज नजर दिखाकर जॉब मिली? मेरी बात में इतना गहरा व्यंग था कि टीचर फैंग गुस्से से लाजवाब हो गई। आखिर उन्हें एक आउटस्टैंडिंग डॉक्टोरल ग्रेजुएट के रूप में ट्रेनी की जगह बॉय वैन में रिक्रूट किया गया था। मिडिल स्कूलर्स को पढ़ाने से वो पहले से ही बहुत नाखुश थीं। बस सोचती थीं कि बॉय वैन में कई पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पेरेंट्स हैं। अगर उनमें से किसी एक को पटा लिया तो बाकी जिंदगी की चिंता नहीं। मेरी इतनी बेबाक बेइज्जती देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। अगर इन स्टूडेंट्स को अभी नहीं दिखाया कि उनकी टीचर कितनी दबदबे वाली है, तो बाद में इन्हें संभालना मुश्किल होगा। जबान बहुत चलती है। अपने माँ बाप को बुलाओ, देखना चाहती हूं किसने तुम्हें ऐसा बनाया। टीचर फैंग ने वो दांव खेला जो 90% स्टूडेंट्स को डरा देता है। माँ बाप को बुलाओ। उन्हें लगा माँ बाप को बुलाओ सुनते ही मैं उनसे माफी मांगने लगूंगा। तब वो कोई बहाना ढूंढकर मुझे सजा देंगी और देखेंगी कि क्लास में कौन और उनकी बात नहीं मानता। मुझे ये मजाकिया लगा। ठीक है, तो बुला लीजिए। अगर रीच ना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं खुद बुला लूंगा। टीचर फैंग कुछ रिएक्ट करती उससे पहले पीछे से चेन यू खड़ा होकर चिल्लाया, नहीं, हमारे माँ बाप को मत बुलाइए। टीचर फैंग पहले चेन यू के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन अब चेन यू खुद कह रहा था माँ बाप को मत बुलाओ। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करे। मेरे रवैये ने उन्हें ऐसे फंसा दिया था जहां से निकलना मुश्किल था। मैंने ठंडी हंसी दी और कहा, टीचर, क्या आप उनसे नहीं पूछेंगी कि वो माँ बाप को क्यों नहीं बुलाने दे रहे? क्या आप नहीं कर सकती या वो डर रहे हैं? इन शब्दों ने टीचर फैंग को ठंडे पसीने में डुबो दिया। उन्होंने जल्दी से अपने लिए रास्ता निकाला। चूंकि शाओ यू ने यह कहा है तो ये जरूर कोई गलतफहमी होगी। गलतफहमी है तो माँ बाप को बुलाने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो जाने लगी। मैं इस मामले को इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। किसने कहा यह गलतफहमी है? क्या आप इसलिए नहीं जा रही थीं कि मेरे शब्दों से लगा कि मेरी कोई परवरिश नहीं? तो माँ बाप को यहां बुलाकर पूछते हैं कि उन्होंने मुझे कैसे पाला। इस वार से टीचर फैंग के पैर लड़खड़ा गए। उन्होंने बस मुझे डराने के लिए यह कहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं जरा भी नहीं डरूंगा। क्लासमेट्स ये सब देख रहे थे। पीछे जो स्टूडेंट सिचुएशन जानते थे सब बहुत उत्साहित थे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर सच में माँ बाप को बुलाया तो क्या चेन जी आएंगे? चेन यू की आंखें परेशानी से लाल हो गईं। अगर माँ बाप सच में आ गए तो चेन फैन के साथ मेरा बर्ताव सामने आ जाएगा। उस पल उसके पास मेरे सामने झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, मेरी गलती थी। मुझे तुमसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब खुश हो? ये सुनकर मेरे होठों के कोने पर हल्की मुस्कान आई। काफी है। उम्मीद है तुम याद रखोगे क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं। मेरे प्यारे भाई, मैंने भौएं उठाते हुए कहा,
मेरे प्यारे भाई, ये 3 शब्द इतने व्यंग से भरे थे कि देखने वाले कई लोग हैरान रह गए। तो चैन फैमिली में असल हालात वो नहीं थे जो सबको लगते थे। असल में ऊपर वाला हाथ मेरा था, चैन फैमिली का यंग मास्टर। टीचर फैंग ने देखा कि मैंने उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया और उन्होंने मौका पाकर जल्दी से पोडियम की तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन नीचे बैठे स्टूडेंट्स का उस होम रूम टीचर के प्रति वो सम्मान अब नहीं रहा जो शुरुआत में था। टॉप स्टूडेंट्स ने देखा था कि वो ताकतवरों के सामने कैसे झुकती हैं, चैन यू की चापलूसी करती हैं, और वेल्दी सर्कल जानता था कि उन्होंने मुझे नाराज किया है, शायद इनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिर इस चैन फैमिली के चौथे यंग मास्टर का स्वभाव ऐसा नहीं लगता था जिसे आसानी से दबाया जा सके। एलीट दुनिया में कदम रखने पर जो पहली आग उन्होंने जलाई, कौन जाने वो आग किसे जला दे। टीचर फैंग ने स्टूडेंट्स का ये हाल देखा और उनके चेहरे की मुस्कान बिखरने लगी। स्टूडेंट्स, इस सुबह तुम एक दूसरे को जानोगे। इस बातचीत से क्या पता चलता है कि दोपहर के खाने के बाद छात्र क्या करने वाले थे? चलो एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। दोपहर के खाने के बाद तुम डॉर्म्स में वापस जाकर आराम कर सकते हो। याद रहे, दोपहर में क्लास में वापस इकट्ठा होना है। हम साथ मिलकर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। ये कहकर वो ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर पाईं और अपना सामान लेकर ऑफिस चली गईं। उस वक्त क्लासरूम में हलचल मच गई। सब छोटे छोटे झुंडों में इकट्ठे होकर तरह तरह की बातें करने लगे। उनमें मेरे और चैन्यू के बारे में भी बातें हो रही थीं। हालांकि सब चैन्यू से दूरी बना रहे थे, लेकिन क्लासरूम इतना बड़ा भी नहीं था। वो लोगों की बातें सुन सकता था। चैन्यू का चेहरा बिगड़ने लगा। वो जोर से कुर्सी खींचकर उठा, कुर्सी को जोर से आगे धकेला और सीधे पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। चैन्यू के चमचे एक पल के लिए रुके, फिर उसे जाते देख उसके पीछे हो लिए। पिछली पंक्ति के अमीर बच्चे अब और खुलकर बातें करने लगे। ये तो वैसा नहीं जैसा मैंने सुना था। क्या अफवाह नहीं थी कि ये नकली यंग मास्टर चैन्यू का लाडला है? ये क्या हो रहा है? एक गॉसिप करने वाली लड़की ने कहा। दूसरी लड़की मेज पर टिककर व्यंग से बोली, दाव लगाया और हार गया। क्या तुम लोगों ने चैन फैमिली की मैडम को नहीं देखा? चैन फान बिल्कुल उन्हीं जैसा दिखता है। ये सुनकर पहली लड़की उत्साहित हो गई। अरे, तो क्या तुम कह रही हो कि चैन फान असली यंग मास्टर है और चैन्यू बकवास में है? पहले तो सब यही कह रहे थे कि चैन फान नाजायज बच्चा है। मेज पर टिकी लड़की को लगा उसकी दोस्त बहुत भोली है। असली नकली यंग मास्टर की कहानी नहीं सुनी। चैन फैमिली में जरूर कोई अंदरूनी बात है। देखो, चैन फैमिली के सब बच्चे देखने में बुरे नहीं हैं। चैन्यू अपने पिता जैसा दिखता है या माँ जैसा, किसी जैसा नहीं दिखता। ठीक है, मुझे पहले लगता था चैन फैमिली के अच्छे जीन्स चैन जीन पर खत्म हो गए। ये सुनकर पहली लड़की की आंखें चमक उठीं। वाह, तो तुम कह रही हो चैन फान ही चैन फैमिली का असली यंग मास्टर है? तो फिर चैन्यू आखिर है क्या? मेज पर टिकी लड़की ने मुंह बिचकाया। उसे लगा उसकी जानकारी बहुत पुरानी है। रोज विलास में तो पहले ही ये बात फैल गई है। चैन फैमिली ने पहले चैन यू को भेजने का प्लान किया था, लेकिन मैडम चैन ने बीच में आकर उसे रोक लिया। शायद लगाव हो गया होगा। उनके सामने बैठी एक छात्रा ने यह सुनकर सिर हिलाया और जबान चटकाई। लगता है चैन्यू के अकड़ के दिन अब गिने चुने हैं। दूसरी लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि उसे लगा चारों तरफ अचानक खामोशी छा गई। उसने ऊपर देखा, मैं सीधे उसके सामने खड़ा था और उसकी फैली हुई बाहें मेरे रास्ते में थीं। उसने फौरन बाहें समेट लीं और सीधी बैठ गई। उसके पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए और पीठ पर ठंडा पसीना आने लगा। जब मैं अपने नए दोस्त के साथ निकल गया, तब वो लंबी सांस लेकर राहत पाई। पलट कर देखा तो उसकी दोस्त हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। लड़की को देखकर जो दोस्त को गुस्से में पाया, वो जल्दी से माफी मांगने लगी। मेरी गलती, मुझे हंसना नहीं चाहिए था, अब गुस्सा मत करो। दोस्त को इस तरह माफी मांगते और मनाते देख लंबी लड़की का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। उधर मैं सॉन्ग गा के पीछे स्कूल के साइंस देखता हुआ कैफेटेरिया की तरफ चल दिया। बॉय वैन का कैफेटेरिया मशहूर था, बहुत अच्छा खाना मिलता था। सॉन्ग जी ने डाइनिंग हॉल देखा जो किसी कन्वेंशन सेंटर जैसा लग रहा था और मुंह खुला का खुला रह गया। चलो, मैंने बगल में खड़े सौंजी से कहा। ये कहकर मैं उस जगह की तरफ बढ़ा जो मुझे सबसे अच्छी लगी। सौंजी को थोड़ी चिंता हुई। आखिर अफवाह थी कि दूसरी मंजिल का कैफेटेरिया बहुत महंगा है। अगर सेमेस्टर की शुरुआत में ही इतना खर्च किया तो बाद में पेट पर पत्थर रखना पड़ेगा। मैंने बगल में देखा और उसकी बेचैनी भांप ली। एक पल सोचने पर समझ आया क्यों। दोस्त बने, आज खाना मेरी तरफ से। सौंजी ने ऊपर देखा, आंखें चमक उठीं। सच में? ये तो ठीक नहीं लगता। सुना है दूसरी मंजिल बहुत महंगी है, चलो बिल बांट लेते हैं। मैंने धीरे से मुस्कुराया। इतनी महंगी नहीं है, और वैसे भी मेरे मील कार्ड में बहुत पैसे हैं। ग्रेजुएशन तक खाता रहूं तो भी खत्म नहीं होंगे। सिचुआन रेस्टोरेंट सीढ़ियों के पास था। बैठने के बाद मैंने सीधे मेन्यू सांजी को थमा दिया। सांजी ने कुछ पन्ने पलटे, लेकिन क्या ऑर्डर करें समझ नहीं आया। आखिरकार उसने मुझे ही ऑर्डर करने दिया।
इस बार मैंने मना नहीं किया और सीधे वो स्पाइसी चिकन ऑर्डर कर ली जो खानी थी। पेट भर खाने के बाद दोनों बूथ में बैठकर आराम करने लगे। सोनजी ने एक लंबी सांस ली। कितना अच्छा खाना था, मैं भी बहुत भर गया। आमतौर पर इतना नहीं खाता, आज जैसा मौका कम मिलता है इसलिए जो मन में आया वो सब ऑर्डर कर लिया, मैंने पेट सहलाते हुए कहा। सॉन्ग को लगा मैं वैसा नहीं था जैसा क्लास में सब कह रहे थे, ना ही बॉय वैन के उन अमीर यंग मास्टर्स के बारे में जिनके बारे में उसने सुना था। मेरा स्वभाव बहुत अच्छा था। दोपहर 2 बजे जब छात्र क्लासरूम में आए, सब अपनी अपनी सीट पर तैयार बैठे थे।